गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऋषभ, काजल, दीपक, ओम, साक्षी, अनुज, मिथाली, किशन, आ, आ, समृद्धि, संजय, तुषार, अंकित, गोपाल, वैभव, देव, निकुंज। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ चैट समझ में नहीं आ रही है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? हैं? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं? हाँ भाई, अब पढ़ाई करनी है भाई, है ना। मौका निकाल के जितना कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करना। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। क्योंकि अब मुझे लगता है कि यार ये आखिरी टाइम है बस, है ना, मेहनत करने का। उसके बाद तो फिर लाइफ थोड़ा सा सेटल होगी, और उसके बाद जिस चीज के लिए भी मेहनत करोगे वो तुम समझो बात को, उसमें मतलब तुम्हें इंटरेस्ट ही रहेगा। ये वो काम है जिस काम में एक डर सा बना रहता है कि भाई सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये मेहनत थोड़ी सी ना अलग टाइप की मेहनत। उसके बाद लाइफ में मेहनत होती है, जैसे हम लोग भी हैं अब इस टाइम पर कुछ कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो वो डर सा नहीं है, लेकिन तुम्हारे ये जो मेहनत है उसमें डर है कि भाई रिजल्ट न जाने कैसा आएगा। तो अभी यार लग के कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, हाँ सर पढ़ाई हो रही है, कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करो और जान लगा दो, देखा जाएगा, है ना, समझ लो। मजा आ जाएगा, एक जबरदस्त रिजल्ट निकल के आएगा, कमाल हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा कोशिश करो। और देखो इस बार हम भी चेंज हुए हैं, थोड़ा सा गिबली विबली बना के ला रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या खतरनाक सी गिबली विबली बन रही है। तो बहरहाल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की थी, हम लोगों ने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया था। वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड्स के बारे में बात हुई थी। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, किस चीज पर डिपेंड करता है, दो लोगों को जब कंपेयर किया था तो वेपर प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है, तमाम चीजें डिस्कस हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशंस बनाने स्टार्ट किए थे। हमने पहला केस किया था एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का। होमवर्क भी तुम्हें दिया गया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था जितना भी कुछ हमने अब तक किया है वो सब रिवाइज करके आना है। जल्दी से बताओ, क्या सारे लोगों ने वो सारी चीजें रिवाइज की हैं जो रिवाइज करने के लिए कहा गया था? जल्दी से बता दो, क्या रिवाइज किया गया है जो रिवाइज करने के लिए कहा गया था? जल्दी से बता दो भाई। रिवाइज किया है तुम लोगों ने जो रिवाइज करने के लिए कहा गया था? हाँ, मैंने जो रिवाइज करने के लिए कहा था कि जो हमने अब तक किया है उसको एक बार दोहरा लेना, पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल कराए गए हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस किया गया था, तो उसका एक रिवीजन जरूरी था। तो जो वो है उसको एक बार रिवाइज कर लो, कायदे से पढ़ डालो। और फिर उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन हो रहा था। कुछ बच्चे नो भी लिख रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, अगर आता है तब तो ठीक है ना, बात समझ रहे हो? अगर आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा, है ना। तो थोड़ा सा समझो बात को, मेहनत करो, कोशिश करो, और एक बढ़िया रिजल्ट लाने की तैयारी में लगो, है ना। हाँ, बहुत सारे लोगों ने करा है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, तो कोई बात नहीं। पर्पस ये नहीं है, पर्पस है हमें आना चाहिए। पर्पस ये है कि वो हमें आना चाहिए। तो हमने जो कोशिश की है वो यही है कि कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल हो वो गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ और सवालों की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि वो चीजें हमारी मजबूत हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो चैट को बंद किया जाए। हाँ, कुछ रीकैप वगैरह जो भी तुम कह रहे हो वो करते हैं अभी। तो चैट को बंद करते हैं, काम की बात शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन था वो हमारा राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड था। लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था वो ये था कि अगर आप किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो थ्योरेटिकल अगर बात करें तो दो वजहों से जो सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता। पहली वजह क्या है? जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह कि अगर आपने पानी लिया और दूसरा एक सिस्टम लिया जिसमें पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी, तो अब एक सिस्टम तो सोल्यूशन है और एक सिस्टम आपका प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेंपरेचर पे डिपेंड करता था, वो हमने पढ़ा रखा था, मैंने उसको पी नॉट बोल दिया था। और जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैंने पीएस बोल दिया था। और मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली भी और हमने अपने हिसाब से भी अकल लगाई थी, और ये डिसाइड हुआ था कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से उस टेंपरेचर पर वो कम माना जाता। यानी पीएस की वैल्यू पी नॉट से कम थी। रीजन क्या दिया गया था सर? एक बड़ा थ्योरेटिकल रीजन आपने दिया था कि सर
पर यूनिट सरफेस एरिया जो हमारा सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के जो पर यूनिट सरफेस एरिया है, उस सरफेस पर सल्यूट पार्टिकल्स के आ जाने की वजह से सॉल्वेंट कम हो गए थे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया था। सर सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही उड़ता है। वॉलेटाइल कौन है? सॉल्वेंट। सल्यूट वॉलेटाइल नहीं। तो पर यूनिट सरफेस एरिया सॉल्वेंट के कम होने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया था। एक वजह यह दी गई थी, और दूसरी वजह दी गई थी ड्यू टू सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सरफेस पर सल्यूट भी सॉल्वेंट को उड़ने से रोकेगा। सल्यूट कहेगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा हवा में, तो ऐसे में वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। यानी ड्यू टू दिस सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड पर यूनिट सरफेस एरिया सॉल्वेंट के घटने की वजह से हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो गया था। यह हमने सुना था। ठीक, लोगों ने कहा कि यार बड़ा थ्योरेटिकल है सर, बड़ा थ्योरेटिकल है। आप बोल रहे हैं कि पीएस की वैल्यू पी नॉट से कम होगी, बिल्कुल सही है। तो ऐसे में हमारे सामने एक महान आदमी आया, उसने कहा मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। राउल्ट साहब, राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया? राउल्ट साहब का कहना यह था कि जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है, कौन है वॉलेटाइल कंपोनेंट? सॉल्वेंट। याद है सॉल्वेंट हमारा होता था। तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट होगा। बात खत्म। यानी राउल्ट साहब के आते ही सारी पिक्चर क्लियर हो गई, और राउल्ट साहब ने कहा कि परेशान मत हो, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है। सर अभी आपने कौन सा केस पढ़ा था? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। यानी अगर मैं अपना पहला केस जो मैंने पढ़ा है, अगर मैं उस केस की बात करूं तो मैंने अभी कौन सा केस किया है? मैंने केस किया है नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। याद है ये वाली बात? सल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट। हमने अब तक ये पढ़ा था, ये हमारा पहला केस था जो हमें पढ़ना था। यानी मेरा जो अभी तक डिस्कशन हुआ है वो इस टॉपिक पर चल रहा था कि हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है। यानी उड़ेगा कौन? उड़ेगा हमारा सॉल्वेंट। तो राउल्ट साहब ये कहते हैं कि ठीक है, जो भी वॉलेटाइल है, चाहे वो सल्यूट हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे वो दोनों हो, जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर है, उसका जो वेपर में प्रेशर का हिस्सा है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज राउल्ट्स लॉ। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो केस तुम कर रहे हो उस केस में जो वॉलेटाइल है वो आपका सॉल्वेंट है। तो राउल्ट साहब के अकॉर्डिंगली जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? वो सल्यूट की वजह से भी होगा और सॉल्वेंट की भी वजह से होगा। लेकिन क्योंकि सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से। और वो पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट। और वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन था आपका? सॉल्वेंट। और अगर आपने लॉ को याद किया तो आपको याद आ जाएगा पीएस की वैल्यू जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करके लाए थे तो वो किसके बराबर बन गई थी? पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। यानी राउल्ट साहब का जो लॉ है वो इतना खूबसूरत लॉ है। ये कहते हैं कि देखिए यहां तो एक ही आदमी वॉलेटाइल है, ऐसे भी तो केस आप पढ़ सकते हैं जिसमें दो लोग वॉलेटाइल हो। बिल्कुल सही है, सल्यूट भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, ये हो सकता है। तो अगर सल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है तो ऐसे में राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई किया जाएगा वो हम अपने सेकंड केस में देखेंगे। अभी हमारा पहला केस क्या चल रहा है? हमारा पहला केस चल रहा है ये वाला जो अभी मैंने लिखा है, हमारा ये है पहला केस। हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा सल्यूट तो वॉलेटाइल है, सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, बट सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंगली जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका जो भी प्रेशर होगा वो अल्टीमेटली उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है इट विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। यानी आपको अगर हमें किसी भी तरह से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए तो मैं आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके दे सकता हूं। और यहां से भी साफ समझ में आता है कि क्योंकि काई सॉल्वेंट हमेशा 1 से छोटा होगा। कैसे पता आपको? अरे भाई सोल्यूशन बनाओगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से तो छोटा ही आएगा ना। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तो 1 से छोटा ही आएगा। यानी कि सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है अगर वो 1 से छोटा आ रहा है, जो कि होता ही है, तो पीएस हमेशा पी नॉट से कम ही निकल के आएगा। जब भी कभी सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन बनते ही सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन वो हमेशा 1 से कम होगा, मोल फ्रैक्शन सल्यूट का भी 1 से कम होगा और दोनों का सम 1 होगा। याद है ना मोल फ्रैक्शन के केस में? तो अगर आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्वेंट का क्योंकि मोल फ्रैक्शन हर सोल्यूशन में 1 से छोटा होता है इसलिए पीएस की वैल्यू हमेशा पी नॉट से कम निकल के आएगी। एंड दिस इज राउल्ट्स लॉ।
इसके बाद तुमने इसके अंदर क्या किया था सर? इसके बाद आपने, क्योंकि ये रिलेशन निकाल लिया है, तो हमने इस रिलेशन को थोड़ा सा और इंटरप्रेट किया था। पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी एस। फिर आपने बोला था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू 1 माइनस काई सल्यूट इज इक्वल टू पी एस, याद है? तो फाइनली एक और फॉर्मूला बना था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई सल्यूट, जिसको आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। अगर इफ सवाल में ऐसा कहा गया है कि एन सल्यूट इज वेरी मच लेस देन एन सॉल्वेंट, यानी हाईली डाइल्यूटेड सिस्टम है, अगर हाईली डाइल्यूटेड सिस्टम है तो सल्यूट के जो मोल्स है वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में काफी कम होंगे। ऐसे में जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट इक्वल टू एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। लेकिन एक चीज का बच्चों ध्यान रखना, ये मेरी अपना तजुर्बा है, वो ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि सल्यूट सॉल्वेंट से बहुत कम है। अगर आपको जरा सा भी संदेह है तो आप अपनी अकल बिल्कुल मत लगाइएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। एक्चुअली फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, वो यहां से निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कहा गया है कि सल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, तो आप नीचे वाले सल्यूट को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए नीचे सिर्फ क्या बचेगा? एन सॉल्वेंट। सल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, तो दिस मींस एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन सॉल्वेंट। तो आपका यही वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये। लेकिन ये सिर्फ तब बनेगा, मैं यहां पर बहुत ज्यादा स्टार कर रहा हूं, जेई के मेंस लेवल पर एक बार ऐसा सवाल बनाया जा चुका है, हम करेंगे उस सवाल को जिसमें बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला याद कर रखा था, वो यही फॉर्मूला लगा के चले आए बिना ये देखे कि सवाल में सल्यूट सॉल्वेंट का कोई रिलेशन दिया है कि नहीं, उनका आंसर गलत निकला है। इसलिए मैं बिल्कुल फिर से साफ बोलना चाह रहा हूं, एक्चुअली फॉर्मूला ये है, सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को पी नॉट और पीएस के साथ इस रिश्ते से लिंक किया जाता है, इसमें कोई बेमानी नहीं की गई। यह बेमानी वाला फॉर्मूला, लेकिन यह बेमानी आप कब कर सकते हैं? जब सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स के बारे में यह बताया गया हो कि सल्यूट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, या फिर यह बोला जाए कि इट इज हाईली डाइल्यूटेड सिस्टम, या तो यह बोल दिया जाए कि सोल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड, यानी यहां पर लिख दिया जाए हाईली डाइल्यूटेड। तो अगर उसने लिख दिया कि बहुत डाइल्यूटेड सिस्टम है, चीनी बहुत थोड़ी सी डाली गई है, तो ऐसे में फिर यह बेमानी चलती। लेकिन आप हर सवाल में यही वाला फॉर्मूला लगा के चले आए, यह बेमानी नहीं चलती। क्लियर है? ये समझ पा रहे हो बात को? चलिए मैं आज तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, देखते हैं कौन कौन क्लास में, अगली क्लास में यह बात दिखाएगा। डिराइव दिस रिलेशन। तुम अभी भी कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं तुमको अगली क्लास के लिए छोटा सा ये होमवर्क दे रहा हूं, डिराइव। और ये होमवर्क होगा, ये है आपका होमवर्क। क्या होमवर्क है? रिलेशन डिराइव करना है। क्या रिलेशन है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। और इस बार इसमें कोई बेमानी नहीं की गई, दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मूला। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। इसमें जरूरत नहीं है ये बताने की कि हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, ड्राम ना सर, दिस इज करेक्ट। आप समझ, दोनों में अंतर देखिए, वहां है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इट इज एन सल्यूट बाय एन सॉल्वेंट आफ्टर कंसीडरिंग दिस रिलेशन। अगर ये नहीं बताया गया तो ये गलत है। क्लियर है? ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, दिस इज एक्यूरेट। बट बेमानी ये है, हम ये कह रहे हैं नहीं, मैं ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना चाहता हूं, एक्यूरेट फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। यहां पी नॉट नहीं है, यहां पीएस है, दिस इज इक्वल टू एन सल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। और ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, हमें सवाल में बताने की जरूरत नहीं है कि एन सल्यूट बहुत कम है, एन सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, ना। किसी भी सोल्यूशन के लिए ये वाला रिलेशन हमेशा एप्लीकेबल है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। और तुम इसको डिराइव करके देखना, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा। कई बच्चे तो अभी भी डिराइव कर सकते हैं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास ओवरऑल देखा जाए तो ये कुछ सेट फॉर्मूले हैं। मैं यहां लिख रहा हूं फिर से, पी नॉट माइनस पी एस
अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सल्यूट, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, एन सल्यूट। कोई बेमानी नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा हूं, कोई उसमें बेमानी नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है, वो ये एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। कोई बेमानी नहीं है, बिल्कुल सीधा है। हाँ, अब बेमानी कर लेते हैं। बेमानी क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट हो सकता है कब, जब बताया जाए कि एन सल्यूट की वैल्यू एन सॉल्वेंट से काफी कम है। यानी जब तक वो सवाल में ये बकवास नहीं करेगा तब तक ये वाला फॉर्मूला यहां से यहां कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, यानी मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये मेरा पहला फॉर्मूला है, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला, एंड अब जो मैं लिख रहा हूं दिस इज सेकंड, क्योंकि ये वाला तो जबरदस्ती का फॉर्मूला है, ये वाला तो कंडीशनल फॉर्मूला है। आप मेरी बात समझ रहे, दिस इज कंडीशनल, ये तो कंडीशन के साथ है, दिस इज कंडीशनल फॉर्मूला। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको सवाल में बताया जाए कि द सिस्टम इज हाईली डाइल्यूटेड सिस्टम। ठीक, दूसरा एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, नो कोई कंडीशन नहीं, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। कोई कंडीशन नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो यानी अल्टीमेटली अगर आप देखें तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, एक ये है और एक ये है। ये कंडीशनल फॉर्मूला है, अगर वो सवाल में बताता है तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास सिंपल ये दो फॉर्मूले जिनको आप यूज करके सवाल सॉल्व करेंगे और बहुत ही इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ये। जैसे मैंने भी तुम्हें शायद एक दो सवाल करने के लिए दिए थे, मैं एक सवाल करके देखता हूं। मान लीजिए ये एक सवाल, बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। लेट अस हैव 3 एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ शुगर। ये शुगर के 3 सॉल्यूशंस हैं। एक केस में 1 चम्मच चीनी पड़ी है, बहुत खूबसूरत। एक केस में 2 चम्मच चीनी पड़ी और एक केस में 3 चम्मच चीनी पड़ी। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया, जहां 3 चम्मच चीनी पड़ी है वहां सॉल्यूट का मोल्स ज्यादा है, सॉल्वेंट के मोल्स कम है। यानी इन तीनों कंटेनर्स में से सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो सबसे कम कहां पर है, जहां पर चीनी सबसे ज्यादा है। और अभी हमारी बात हुई थी कि जो वेपर प्रेशर होता है, साफ पता चलता है कि जो वेपर प्रेशर है मेरा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। याद है राउल्ट्स लॉ। सर, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वही उसका वेपर प्रेशर डिसाइड करेगा, क्योंकि वॉलेटाइल कंपोनेंट सिर्फ सॉल्वेंट है। तो एक चीज क्लियर है सर, जहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा कहां होगा, जहां चीनी कम होगी। यानी सबसे कम चीनी यहां है, इसलिए यहां सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, इसलिए वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कहां निकल के आएगा, फर्स्ट वाले कंटेनर में। समझ पाए सब लोग बात को। यानी इसमें कोई शक नहीं है, मोर द मोल फ्रैक्शन more the mole fraction of solvent, more will be the vapor pressure, more will be PS। PS की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी जहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सल्यूट के मोल फ्रैक्शन का उल्टा होगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहां है, क्योंकि यहां चीनी सबसे कम है। तो अगर चीनी कम है तो चीनी का मोल फ्रैक्शन भी कम है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर P1 होगा। क्लियर है, यानी P1 की वैल्यू P2 से बड़ी होगी और P2 की वैल्यू P3 से बड़ी होगी इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ रहा है। यानी एक चीज तो समझ में आती है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो हमारा शुगर है ना, शुगर, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर अगर बढ़ता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो हमारा गिरता है। मानते हो बात को। शुगर का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटेगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटेगा तो फिर सॉल्वेंट के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पक्का डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कहां है, जहां पर चीनी सबसे कम है, क्योंकि चीनी के कम होने से सॉल्वेंट सबसे ज्यादा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर चीनी सबसे कम है तो पर यूनिट सरफेस एरिया पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि पानी तोड़ता है। यहां पर चीनी सबसे ज्यादा है, चीनी ज्यादा है तो सरफेस पर पानी कम होगा, और अगर सरफेस पर पानी कम है तो फिर उसका उड़ना कम हो जाएगा, उड़ना कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। जैसे इंटरप्रेट करना है वैसे इंटरप्रेट करो, बहुत आसान है। क्लियर है, चलिए और एक बात कर लेते हैं।
ये लीजिए खूबसूरत सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत सवाल। इसको मैं खूबसूरत सवाल की कैटेगरी में डालूंगा, एक बढ़िया खूबसूरत सिंपल कैटेगरी। क्या है? टू सोल्यूशंस ए एंड बी ऑफ केन शुगर इन वाटर आर प्रिपेयर्ड। दो सोल्यूशन बनाए गए, टू सोल्यूशंस ए एंड बी ऑफ केन शुगर इन वाटर आर प्रिपेयर्ड। इन सोल्यूशन ए द मोल फ्रैक्शन ऑफ केन शुगर इज 0.1। शुगर जो सोल्यूशन ए है उसमें केन शुगर का मोल फ्रैक्शन 0.1। तो देखो एक काम करते हैं, मेरा सजेशन है कि मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को अगल बगल रख लेता हूं। जरा मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। दिस इज सोल्यूशन ए, मैं यहां पर ले लेता हूं सोल्यूशन ए, और यहां पर ले लेता हूं सोल्यूशन बी। दिस इज सोल्यूशन बी। क्लियर है? तो एक हमारा सोल्यूशन ए बन गया, एक हमारा सोल्यूशन बी बन गया। अब ए और बी के बारे में बात करते हैं। जो ए सोल्यूशन है उसके अंदर केन शुगर का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.1 ए के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर केन शुगर का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो फिर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 होगा। मानते हो सब लोग? 0.9, दैट इज 9/9+1 लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, बल्कि इस तरह से लिखने की जरूरत ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो हमारा 0.9 है। यानी अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.9 है, तुम थोड़ा सा अपने आप भी अकल लगाना। तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे ये पूछा जा रहा है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? और अभी हमारी बात हुई थी वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होता है जहां सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल है। क्लियर है? यानी एक चीज क्लियर हो गई, वेपर प्रेशर उस सोल्यूशन का ज्यादा है जहां सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा। मेरी बात समझ रहे हो? यानी यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। अगर किसी तरह से सोल्यूशन बी के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल जाए, किसी तरह से सोल्यूशन बी के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल जाए, तो फिर मजा आ जाएगा। हो सकता है यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहां से कम हो। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। आंसर वो तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल। तो सॉल्वेंट जितना वॉलेटाइल होगा सर, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और वो वॉलेटाइल तब नेचर शो करेगा जब उसका मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो। तो सर एक सोल्यूशन तो जिसका शुगर का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो पानी का मोल फ्रैक्शन 0.9 आ जाएगा, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.9। यहां पर और निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा सर? देख लीजिए आप, यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है? सोल्यूशन बी हमारा 1 मोलल है, 1 मोलल। अब क्या होगा सर? अंग्रेजी की एक लाइन, 1 मोलल कैसे लिखते थे? 1 मोल शुगर इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अब बताइए जरा, अब बताइए यहां सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सर यहां सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा पानी, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कितना? जल्दी से बताओ सर। दिस इज पानी एंड द मोल्स ऑफ वाटर इज 1000 डिवाइडेड बाय 18। क्लियर? 1000 ग्राम पानी है तो दैट मींस मोल्स हो जाएंगे 1000/18 अपॉन नीचे क्या आएगा? नीचे मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है तो नीचे ऑब्वियसली सर दोबारा से मोल्स आएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18 प्लस शुगर के मोल्स कितने होंगे? सर शुगर है 1 मोल, सर शुगर के 1 मोल होंगे। सो दिस इज 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55। 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55। साफ समझ में आता है सर। दिस वैल्यू इज मच ग्रेटर देन, यानी ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दिस इज ग्रेटर देन 0.9। मानते हो बात को? मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे पता है। यानी यहां पर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 और यहां पर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 से बड़ा है, और यहां पर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9 है। और अभी क्या बताया था? जहां पर भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वहीं पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। साफ समझ में आता है। यहां पर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.9, इसकी वैल्यू सबसे इन दोनों में ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वेपर प्रेशर बी सोल्यूशन का ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के केस में वेपर प्रेशर P0 इंटू काई सॉल्वेंट से निकाला जाता है। जितना ज्यादा काई सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और यहां पर काई सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां पर काई सॉल्वेंट कम है, इसलिए बी सोल्यूशन हैज हायर वेपर प्रेशर। बताओ समझे बात को? बी सोल्यूशन हायर वेपर प्रेशर शो करेगा। यानी आंसर के तौर पर अगर बात करें तो जो हमारा बी सोल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा।
बी हैज हायर वेपर प्रेशर। ये हमारा आंसर। जल्दी से बताओ भाई, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, क्या ये बात सबके समझ में आ गया? हो गया था, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये डाउट था एक बच्चा, ये अच्छा सवाल था यार जनरली, और मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करो कि इन दोनों सवालों को जो अभी हमने किए उससे सिर्फ एक कंक्लूजन निकल के आ सकता है कि व्हेन योर सल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब सल्यूट वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इन दैट केस जितना ज्यादा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा उसका उड़ना उतना ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो जब कभी भी ऐसे दो सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को कंपेयर करना हो जिसमें सल्यूट नॉन वॉलेटाइल होता है और सॉल्वेंट वॉलेटाइल होता है, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के ज्यादा होने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है, और ये रिलेशन आपके सामने। क्लियर है? बिल्कुल आसान था, खुद कर लिया था, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं खुद कर लिया था, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए सर एक सवाल और करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं, खूबसूरत सवाल बनते हैं। चलिए चैट बंद कर देते हैं, अब फिर से इसके बारे में बात करते हैं। चलिए सर, हाँ 0.93 एक बच्चा कह रहा है सॉल्व करके 0.93 आता है, जो भी आता है 0.98 आता है, पता नहीं कितना लल्लू बना रहे हो तुम, कैलकुलेट नहीं कर सकते तुम। 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55, 0.982 है ना, तो 0.982 आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज 0.982। अरे ये सब कैलकुलेट थोड़ा ना करना पड़ता है, इससे अंदाजा लग जाता है बस, और क्या। दिस इज 0.982, 0.982। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.982, जो कि बड़ा है, तो अगर मोल फ्रैक्शन बड़ा है तो वेपर प्रेशर भी बड़ा है। खत्म, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, फटाक से नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो कि जेईई में पूछा गया सवाल है, इसको हम चैट ऑफ करके करते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार सवाल देख लेते हैं, कितना खूबसूरत राइटिंग है, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लग जाए काले टीके के साथ, ये बहुत बढ़िया, कितनी खूबसूरत राइटिंग। अब तो बच्चे कहीं यूट्यूब वगैरह पे जाके कमेंट भी करते हैं कि किसी ने बोला होगा कि भाई हमारी राइटिंग तो खराब है, लोग कहते हैं अरे सर आपकी खराब है, कभी फैजल सर की देखिए तब आपको समझ में आएगा। मतलब अब लोग कमेंट भी करने लग गए हैं कि इससे ज्यादा घटिया राइटिंग किसी की हो ही नहीं सकती, बताइए, हद हो गई एकदम। खैर, तो व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड ए इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए बहुत बढ़िया, यानी हमारे पास सॉलिड ए है, दिस इज माय नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, इसको डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम पानी में। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। To make a solution, the vapor pressure of the solution is reduced to 1/2 of that of pure water। अच्छा, यानी कि ये वेपर प्रेशर आधा हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर वाटर। अच्छा एक चीज समझना, प्योर वाटर का अगर मैं पी नॉट ले लूं, याद है तुम्हें प्योर सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट, और जो आपने सोल्यूशन बनाया है उसका जो वेपर प्रेशर है वो हो जाएगा पीएस। इनके हिसाब से जो पीएस है वो पी नॉट अपॉन 2 है, ये इनके हिसाब से, यानी वेपर प्रेशर आधा हो गया भाई साहब। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो पी नॉट बाई 2 के बराबर है। सवाल घटिया सवाल है सर, खत्म हो गया सवाल सर, खत्म हो गया सवाल। क्यों? वो कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि आपने इस सल्यूट के कितने मोल डाले थे ये काम करने के लिए। तो मैंने कहा अरे यार मेरे पास अभी बात हुई हमारी, मेरे पास दो मेन सवाल, कोई मुझे सोच के बता सकता है कि क्या ये कंडीशनल वैल्यू यूज कर सकते हैं, यहां पर वो कंडीशनल डेटा यूज कर सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन सल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, क्या ये यूज किया जा सकता है? क्या यहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन किया गया है? सर मेंशन कुछ नहीं किया गया है। क्यों सर? मेंशन इसलिए भी नहीं किया गया है क्योंकि यहां तो मुझे ये पता ही नहीं है कि सल्यूट के मोल कितने डाले गए हैं, वही तो निकालना है। तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि सल्यूट के मोल कितने डाले गए तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सल्यूट के मोल विद रेस्पेक्ट टू वाटर नेग्लिजिबल होंगे? इसका मतलब है सर वो जो कंडीशनल वाला फॉर्मूला है वो घटियापन मत दिखाइएगा वरना सारा सड़ जाएगा सवाल। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने, और ये चीज जनरली बुक्स वगैरह में नहीं लिखी जाती यार, सिर्फ बेवकूफ बना दिया जाता है, बच्चा सोचता है लग रहा है ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल होगा, कहीं पर भी लगा के चला आता है, लेकिन समझदारी से तुम्हें बताया जा रहा है एग्जैक्ट फॉर्मूला इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट।
दूसरा फॉर्मूला एग्जैक्ट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हां, अगर उसने कुछ कंडीशन वगैरह बोल रखी है तो अलग बात है, अदरवाइज इन्हीं दोनों फॉर्मूले से मेरा काम चल जाता है। मैं यहां पर चला के दिखाता हूं तुम्हें, कोई बेमानी नहीं करूंगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाता हूं। ये देखना जरा, क्या मैंने यहां पर कोई भी कंडीशन लगाई है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, जो कि हमारा ए है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। क्या मैंने यहां पर कोई भी कंडीशन लगाई है? आप बताइए, क्या ये कंडीशनल इंफॉर्मेशन है? क्या ये कंडीशनल फॉर्मूला है या किसी चीज के ऊपर बेस्ड है? नहीं नहीं सर, दिस इज जनरल फॉर्मूला सर, इसमें कोई बेमानी नहीं है सर, आपने कोई बेमानी नहीं की, बिल्कुल सही है। नीचे पीएस है सर, बिल्कुल सही है सर, ये आपको होमवर्क भी आपने हमें दिया प्रूव करने के लिए, और ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बिल्कुल सही, दिस इज एग्जैक्ट। तो जब यही है तो इसी से आंसर निकाल लेते हैं, खत्म हो गया सवाल सर। 2 लाइन का सवाल है, पी नॉट तो पी नॉट है और पी एस की वैल्यू पी नॉट बाई 2 है, नीचे पी एस है जो कि पी नॉट बाई 2 है, और इसके बराबर में वैल्यू आ रही है मोल्स ऑफ सल्यूट जो मुझे निकालने हैं, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का 100 ग्राम है तो मोल आजकल 100/18 होंगे। और आज भी जिसको 100 ग्राम पानी के मोल निकालने नहीं आते, थू है, धिक्कार है। अगर आपको वेट देखकर मोल निकालना नहीं आ रहा है पानी का, वो भी, तो हद है एकदम। समझ रहे बात को? तुम्हारे सामने सारी इंफॉर्मेशन है सर, पी नॉट सी नॉट फी नॉट सब कैंसिल हो जाएगा। आप यहां से मस्त एन सल्यूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। धीरे से एन सल्यूट सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सर। धीरे से एन सल्यूट सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरे ख्याल से एन सल्यूट की वैल्यू 5.55 के पास आ जाएगी। दिस इज ऑलमोस्ट 6। अगर आप इंटीजर की बात कर रहे हैं तो इंटीजर इज 6, नियरेस्ट इंटीजर आंसर इज 6। क्लियर? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ भाई, आगे बढ़ना है, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही है। ये हम कर चुके थे, पहले से कर चुके थे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और जो नेक्स्ट है हमारा, अब आता है सेकंड केस। नेक्स्ट इज आर सेकंड केस। सेकंड केस क्या है आपके सामने? एक चीज लिख सकता हूं इस केस के बारे में मैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो सेकंड केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। क्या है केस, जरा ध्यान से देखना सर। इससे पहले वाला केस था नॉन वॉलेटाइल सल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही। अब मैं चैट बंद कर देता हूं क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा सीरियसनेस की जरूरत है। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमारा केस 1 था वो क्या था? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाल दिया जो कि वॉलेटाइल है। जैसे चीनी को पानी में डाल दिया, आप किसी यूरिया को पानी में डाल दिया, किसी चीज को पानी में डाल दिया, तो उससे हुआ क्या सर? क्योंकि सल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट उड़ेगा, तो जो भी वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। राउल्ट्स के अकॉर्डिंगली जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है, आप उसके ऊपर जब राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पीएस, वो इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल कौन था? सॉल्वेंट। तो आपने बताया कि सर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। ठीक, अब आप दूसरा केस कर रहे हैं। दूसरा केस ये कहता है कि सल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, दोनों लोग वॉलेटाइल हैं, एंड दे बोथ आर मिसिबल। मिसिबल मतलब मस्त मिल जाते हैं, मस्त मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, बढ़िया सोल्यूशन तैयार हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ए और बी हमारे दो लिक्विड्स, और ऐसा कब होता है जनरली? ए और बी आपस में मिक्स हो जाते हैं और दोनों वॉलेटाइल। जनरली ऐसा कब होता है? सल्यूट भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल, ऐसा कब होता है बताओ जरा? सर ऐसा तब होता है जब सल्यूट भी लिक्विड हो। जनरली लिक्विड्स आर वॉलेटाइल, बात समझ रहे हो इसका? तो इसका मतलब हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो लोगों को मिक्स करूंगा, मिक्स करके एक सोल्यूशन तैयार करूंगा, दोनों लोग वॉलेटाइल। अब अगर दोनों वॉलेटाइल हैं तो जो इनके मिलने से वेपर प्रेशर अब तैयार होगा वो हमें कैलकुलेट करना है सर। ये है मेरा पर्पस, एंड द वेपर प्रेशर इज सपोज पी
T, दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर। अब हमें यह कैलकुलेट करना है सर, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं इसलिए A का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर PA0 दिया जाएगा और B के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर PB0 होगा। आपको इन दोनों को जोड़कर ही टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। यह आपके पास एक खूबसूरत सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। बात समझ रहे हैं? इस बार दोनों वॉलेटाइल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए का भी वेपर प्रेशर होगा पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, बी का भी वेपर प्रेशर होगा पर्टिकुलर टेंपरेचर पर। इन दोनों में किसका ज्यादा होगा सर? इन दोनों में ज्यादा उसका होगा जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम है, क्योंकि जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम होते हैं उसका वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर दूसरे वाले से ज्यादा होता है। याद है तुम्हें ये वाली बात? सब हो चुका, सब डिस्कशन हो चुका, रिवाइज करने के लिए बोला गया। अब किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा सर, हमें इससे मतलब नहीं। दोनों का क्या है, PA0 एंड PB0। जब आप इन दोनों को यहां मिला देंगे तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, जो सोल्यूशंस की वेपर बनेंगी उनका प्रेशर क्या होगा। अब तुम जरा इसको समझने की कोशिश करना, बल्कि मैं तो इसको ऐसा लिखता हूं कि एक सेकेंड, यहां पर मेरा A है, ये हमारा A है, A की वेपर्स बनेंगी, ये A की वेपर्स हैं, ए वॉलेटाइल है, ए की वेपर्स हैं, और ये हमारा बी है, ये बी की वेपर्स बनेंगी, ये देखिए ये बी की वेपर्स हैं, और दोनों के मिक्स करने से यहां पर ए की भी वेपर्स बनेंगी और बी की भी वेपर बनेंगी। क्यों? क्योंकि सर दोनों वॉलेटाइल हैं सर, ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा क्योंकि दोनों हमारे वॉलेटाइल हैं। क्लियर है सबको? ये वाली बात समझ में आ गई? ये सिचुएशन है सर। अब वो कह रहा है यहां का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। अगर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स की बात की जाए तो सर दिस इज PA0 एंड दिस इज PB0। सर दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स, प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर्स, वो हमें पता है PA0 PB0। लेकिन जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो जो सोल्यूशन तैयार होगा उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। अरे सर अंकल को बुलाइए। हमने कहा कौन से अंकल? कह रहे राउल्ट अंकल। मैंने कहा कैसे? कह रहे राउल्ट ने क्या बताया था कि जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर इस बार वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन है? सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लोग उनकी वजह से ही यहां पर टोटल वेपर प्रेशर दिखाई देने वाला है। तो जो पीटी निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा? वो पीटी होगा ए के वेपर प्रेशर प्लस बी के वेपर प्रेशर के बराबर। जो भी ए का टोटल प्रेशर है यहां पर और जो बी का टोटल प्रेशर है उसके बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी बात हुई थी हमारी A इज वॉलेटाइल, तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। और अगर मैं इक्वालिटी का निशान लगाता हूं तो PA की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? PA0 इंटू का ये। सिमिलरली अगर मैं बी के वेपर प्रेशर की बात करता हूं तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अगर मैं इक्वालिटी का निशान लगाता हूं तो दिस इज PB0 इंटू XB। राउल्ट्स लॉ इतना खूबसूरत लॉ है, जिस कंपोनेंट पर आप उसको लगाना चाहें उसके ऊपर लगा सकते हैं। वो कंपोनेंट वॉलेटाइल होना चाहिए सर। सिंस ए कंपोनेंट इज वॉलेटाइल इसलिए ए का यहां पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ए के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर इंटू उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। जो बी का वेपर प्रेशर यहां पर होगा या बी का पार्शियल वेपर प्रेशर जो यहां पर होगा वो बी के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को बी के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पीटी वैल्यू इज व्हाट? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज व्हाट? सर PA0 इंटू काई प्लस PB0 इंटू काई बी। सर दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर न जाने कितनी बार जेई ने सवाल बनाया। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो PA0 का ये प्लस PB0 का बी के बराबर होगा। सर इससे पहले वाले केस में सर सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता था PA0 का ये, PB0 क्यों नहीं आता था? इसलिए क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल था। अब दोनों आ गए, क्यों? क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है। यानी आपने ए के ऊपर भी राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया, बी के ऊपर भी राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया और दोनों को जोड़कर ए और बी से आने वाले वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करके जोड़कर आपने टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। सो द टोटल वेपर प्रेशर इज PA0 का ये प्लस PB0 का बी। क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ा जा रहा है और वो दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है, तो ऐसे में ए और बी के जो लिक्विड फेस के मोल फ्रैक्शंस हैं, ध्यान से देखना भाई, काई ए काई बी की वैल्यू एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस पूरे इंपॉर्टेंट बात के अंदर
ये काई बी ही लोगों को परेशान करता है। यहां पर मैं बिल्कुल साफ मेंशन कर देता हूं, काई ए एंड काई बी आर दी, कौन है ये? दे आर मोल फ्रैक्शंस किसके? ऑफ ए एंड बी, कहां? इन लिक्विड फेज। जो लिक्विड फेज है उसमें ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो ये है। सब लोग इस बात का जरूर ध्यान देंगे वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। यानी आप मुझे ये बताइए कि इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, और आप साथ में ये भी बताइए कि ए और बी के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर कितने हैं। तो मैं सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको इस लिक्विड सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर? थोड़े से इसके अंदर चेंजेस करने चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिख दिया, कुछ भी करके ड्रामेबाजी चल सकती है, बट द जनरल फॉर्मुला इज व्हाट सर? जनरल फॉर्मुला हमारे सामने है, द टोटल वेपर प्रेशर जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा पीटी विच इज इक्वल टू ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पी ए नॉट इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, प्लस बी का कंट्रीब्यूशन टोटल वेपर प्रेशर में कितना होगा, पी बी नॉट इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। यानी इस इक्वेशन को यूज करके आप दुनिया भर के सवाल जो है जेई में जो पूछे गए हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? मैं फिर यही बोलूंगा, काई काई बी एकदम क्लियर है। व्हाट इज काई बी? काई एंड काई बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। तुम समझ नहीं रहे हो इसको इतना जोर में क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं जिस लेवल पर अब जाऊंगा आगे तुम सोच भी नहीं सकते। इस काई बी में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। काई एंड काई बी, फिर लिख रहा हूं, काई एंड काई बी आर मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ गई? बहुत सारे सवाल होते हैं इस पे कराए जा सकते हैं। ठीक, अभी हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसके अंदर, और तुम ये भी जानते हो काई और काई बी का आपस में रिलेशन क्या है, सारी दुनिया जानती है सर। काई ए प्लस काई बी वो 1 होता है सर। ए और बी के मोल फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर है। तो आप काई बी को 1 माइनस काई ए भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक पूरी इक्वेशन काई ए के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। वो तुम अपने आप डिराइव भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं तो तुम्हारे सामने पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। अगर मैं काई ए के टर्म्स में लिखना चाहूं तो दिस इज पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस काई ए। ये सब बेकार टाइम पास कर रहे हैं हम, है ना? तो दिस विल बी इक्वल टू पी बी नॉट प्लस काई ए कॉमन ले लेते हैं, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ये भी एक इक्वेशन बन सकती है। दिस इज ऑल्सो पीटी, ये भी पीटी का एक फॉर्म है। और ऐसे ही आप एक्सए के टर्म्स में भी लिख सकते थे। एक्सए का मतलब आप एक्सबी के टर्म्स में भी लिख सकते थे। एक्सए को 1 माइनस एक्सए लिख दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो एक्सए को अगर आप 1 माइनस एक्सए लिख दे, चलिए वो भी मैं कर देता हूं। तुम्हें तो चम्मच से खाने की आदत है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक बार चम्मच से खिलाते हैं। ये लीजिए, तो ये हो जाएगा पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ठीक है, अब क्या चेंजेस करते हैं? पी ए नॉट काई ए की जगह रख देते हैं 1 माइनस काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी। तुम अपने आप कर सकते हो इसको। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज पीटी। इस बार भी ये क्या बनने वाला है? इस बार भी ये पीटी बनने वाला है। तो पीटी इज इक्वल टू क्या कॉमन ले लेते हैं? पी ए नॉट को अलग कर लेते हैं, पी ए नॉट प्लस और काई बी को अलग कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये आपका इक्वेशन। एक बार चेक कर लेना कहीं ऐसा ना जल्दबाजी में गलती कर दी हो मैंने। ये आपका इक्वेशन। क्लियर? दिस इज पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, पी ए नॉट प्लस एक्स बी, पी बी नॉट माइनस, एक बार चेक करना सही है ना? पी ए नॉट प्लस में एक्स बी है तो पी ए नॉट माइनस में, बिल्कुल सही। ये आपकी इक्वेशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने फॉर्मूला निकाला है वही फॉर्मूला ये भी है, बस थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ये मॉडिफाइड तो एक्सए के फॉर्म में ऐसे है और एक्सबी के फॉर्म में ही ऐसा है। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहा, बाकी एकदम सिंपल कहानी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई जब कभी भी दो लोग आपस में मिक्स किए जाएं जिसमें दोनों लोग वॉलेटाइल हैं, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक काम हो गया। चलिए सर, अब मैं दूसरी बात भी अभी खत्म कर लेता हूं ताकि हमारा काम खत्म हो। दूसरी बात यह है, सर ये बताइए ए भी वॉलेटाइल है? हाँ। ए भी उड़ता है?
हाँ उड़ता है। बी भी वॉलेटाइल है, हाँ बी भी वॉलेटाइल है, तो बी भी उड़ेगा, हाँ बी भी उड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो सोल्यूशन आपने लिया था, ये जो सोल्यूशन आपने तैयार किया है, इस सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स हैं उसमें ए भी होगा और बी भी होगा, हाँ ए भी होगा बी भी होगा। तो सर ये बताइए, इस वेपर फेस के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा सर, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? हमने कहा अजीब आदमी हो, काई और काई बी। अरे रुको सर, काई काई बी के बारे में आप बता चुके कई बार। काई काई बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। यानी ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में काई बी है। मुझे लिक्विड फेज में नहीं चाहिए, मुझे वेपर के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए। इस वेपर के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या, वेपर फेज के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या? तो सर अगर आपको वेपर फेज के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आपको डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सिंपल सा लॉ। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपने राउल्ट्स लॉ लगाया तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंगली काई बी की मदद से आपको वेपर प्रेशर टोटल मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन सर मुझे अगर यह निकालना है कि वेपर फेज का कॉम्पोजिशन क्या है, तो यह कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, और मैं इसी वजह से इसको हेडिंग के तौर पर याद करता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस। पहले पूरी लैंग्वेज में लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड, किसी एक का भी पता चल जाएगा तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा, ए एंड बी इन वेपर फेज। सर ये हमारा अभी की हेडिंग हो गई। वेपर फेज जो बनेगा, जो वेपर्स तैयार होंगी, उनमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा सवाल हमसे पूछे जा चुके हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, ठीक है? ये चलिए सर, ये सवाल क्या करें सर जरा बताइए। वेपर फेज के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन। सर अच्छा खासा सोल्यूशन तैयार हो चुका है, अब आप पता नहीं वेपर फेज में कैसे निकालने की बात कर रहे हैं। ये देखिए सर, ये बर्तन था, इस बर्तन में आपने बढ़िया सोल्यूशन भर रखा है। सर ये आपका सोल्यूशन है बढ़िया, इसमें दोनों लोग हैं सर, ए भी है बी भी है, बढ़िया मिले हुए हैं। यहां पर बी भी उड़ेगा ए भी उड़ेगा। वो कह रहा है यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं, ये जो वेपर्स तैयार हो रही हैं, इन वेपर्स में ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या, इन वेपर फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या, क्या क्या दे रखा है? सर सब कुछ दे रखा है जो आप बता रहे हैं। क्या मुझे ए का पी ए नॉट वैल्यू पता है? हाँ। क्या मुझे बी के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे रखा है? चलिए वो भी दे रखा है। क्या मुझे इस लिक्विड फेज में ए का मोल फ्रैक्शन पता है? हाँ वो भी पता है, ये सब पता है। लेकिन मुझे वेपर फेज का ए और बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए, जिसको मैं वाई ए वाई बी से रिप्रेजेंट करता हूं। मुझे वाई ए और वाई बी चाहिए। एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, एंड वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। मुझे वाई ए वाई बी से मतलब, अरे सर जो एक्स से एक्स बी है वही वाई ए वाई बी होगा, जो नीचे का मोल फ्रैक्शन है वही ऊपर का मोल फ्रैक्शन है। कैसी बातें कर रहा है यार। दोनों लोग अपने अपने हिसाब से उड़ेंगे, दोनों लोगों का वॉलेटाइल नेचर अलग अलग है, कोई ज्यादा उड़ेगा कोई कम उड़ेगा, तो कैसे नीचे का मोल फ्रैक्शन ऊपर के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा? नहीं नहीं सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात गलत है कि जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है वही ए और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा। ये बात गलत है सर, ये बेमानी है सर, ये बेमानी, ये नहीं हो सकता। अरे तो कैलकुलेट कैसे करें सर? इन तीन लोगों की मदद से ये कैसे कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज वाई ए वाई बी? मैंने कहा कर सकते हैं। उसके लिए एक लॉ की जरूरत पड़ती है, यानी टू कैलकुलेट, मैं इसको मेंशन कर रहा हूं सिर्फ, टू कैलकुलेट वाई ए वाई बी, समझ गए ना? वाई ए एंड वाई बी, वी नीड टू अप्लाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अब इसमें तुम्हें अकल नहीं लगानी है, हालांकि 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ लेक्चर्स के अंदर तुम्हें यह बात बताई गई, हर क्लास में बताई गई है। मैंने भी अपने 11th बैच में हालांकि कम लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए गए थे, लेकिन उसमें भी मैंने डिटेल में इस बारे में बात करी है कि अगर आप डाल्टन्स पार्शियल लॉ की बात करें तो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ ये कहता है कि वेपर फेज के अंदर या जो गैसेस सिस्टम, उस गैसेस सिस्टम में किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर, यानी अगर आप वाई ए की बात करते हैं
तो ए के पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करके आप ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप बी के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इट विल बी बी का जो कंट्रीब्यूशन है पीबी और डिवाइडेड बाय पीटी। एंड दिस इज लॉजिकल। आप जरा अगर केमिस्ट्री से हटकर सोचे तो आपको समझ में आएगा। टोटल प्रेशर कितना है यहां पर? सर टोटल प्रेशर है पीटी, अभी आपने निकाला था टोटल वेपर प्रेशर पीटी है। उस पीटी में कौन कौन है? सर उस पीटी में दो लोग हैं, एक पीए है और एक पीबी। तो अगर यह पूछा जाए कि यह बताइए कि ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो जो ए का पार्शियल प्रेशर है अगर मैं उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दूं तो ए का मोल फ्रैक्शन इस वेपर फेज में आपको पता चल जाएगा। यानी इस जगह पर टोटल प्रेशर कितना है? पीए प्लस पीबी, उसमें ए का हिस्सा कितना है? पीए, तो फिर ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? पीए अपॉन पीए प्लस बीपी। एंड व्हाट इज पीए प्लस पीबी? दैट इज टोटल वेपर प्रेशर। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डाल्टन्स लॉ अप्लाई करके आप पार्शियल पार्शियल वेपर फेज के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोग इस बात को समझे? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर वेपर फेज की बात कर रहे हैं तो वेपर फेज में जो ए का कंट्रीब्यूशन है वो कैसे निकलेगा? ए का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है एंड दैट इज माय मोल फ्रैक्शन। अच्छा, इसको और तमीज से लिख लेते हैं। तमीज से कैसे लिखेंगे? सर तमीज से लिखेंगे वाईए की वैल्यू होगी, पीए की जगह क्या लिख सकते हैं सर? पीए की जगह लिख सकते हैं पीए नॉट इंटू काईए, वही जो अभी हमने पढ़ा था। और बी की जगह क्या, पीटी की जगह क्या लिख सकते हैं? सर पीटी की जगह लिख सकते हैं पीए नॉट काईए प्लस पीबी नॉट काईबी। ये देखिए खत्म हो गया। इसी तरह से अगर आप YB को डिफाइन कर रहे हैं तो YB क्या होगा? YB इज इक्वल टू PB। व्हाट इज PB? PB इज PB नॉट इंटू काईबी। और नीचे क्या आ जाएगी? सर नीचे टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर वही है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली पीए नॉट काईए प्लस PB नॉट काईबी। अब जरा सब लोग समझने की कोशिश करना। क्या समझना है सर? सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज YA एंड व्हाट इज काईए। YA is the mole fraction of A in vapor phase. And what is Ka? Ka is the mole fraction of A in liquid phase. यानी जब कभी भी लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो लिक्विड के कॉम्पोजिशन की मदद चाहिए, काई भी चाहिए, ताकि मैं राउल्ट्स लॉ लगाकर वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकूं। पीए नॉट काईए प्लस पीबी नॉट काईबी। क्लियर? और जब मुझे टोटल प्रेशर ऊपर का पता चल जाता है तो डाल्टन्स लॉ लगाकर मैं उस ऊपर वाले वेपर्स के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकता हूं। सब लोग समझे? क्योंकि ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि सर वाईए वाईबी क्या होता है और काईए काईबी क्या होता है। तो मैं फिर से एक बात बोलना चाह रहा हूं कि काईए काईबी की मदद से आप टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, पीए नॉट काईए प्लस पीबी नॉट काईबी, जिसको आप राउल्ट्स लॉ लगाकर कहते हैं। जब आपको टोटल वेपर प्रेशर पता चल जाए तो ए के प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड करके आप ए का मोल फ्रैक्शन इस वेपर फेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डाल्टन्स लॉ की मदद से किया जाता है। यानी ये जो इक्वेशन है ये ए और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में देता है। जो नीचे का टर्म है ये टोटल वेपर प्रेशर है, जो कि काई और काईबी की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। सब लोग इस बात को बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है और बहुत सिंपल सा केस है। मैं यहां पर फिर से इस बात को मेंशन कर रहा हूं कि जो YA है, और मैं एक और फॉर्मूला बनाना चाहता हूं जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीए नॉट काईए अपॉन पीटी, और जो YB है जिसको आप 1 माइनस YA भी लिख सकते हैं, बल्कि YB लिखे रहने देते हैं। जो YB है दिस इज PB नॉट इंटू काईबी अपॉन पीटी। यह आपकी इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो YA अपॉन YB की जो वैल्यू आ रही है, YA अपॉन 1 माइनस YA की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है PA नॉट अपॉन PB नॉट काईए अपॉन 1 माइनस काईए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर सवाल हमसे पूछे जाते हैं। और मैंने कुछ किया नहीं है, मेरी बात समझना, मैंने कुछ नया फॉर्मूला नहीं डिराइव किया है, मैंने उसी बात को थोड़ा सा कलाकारी से लिख दिया है जो बात अभी आपने याद की थी, थोड़ी सी उसी बात। वाई आपने निकाल लिया, पीए नॉट एक्स अपॉन टोटल वेपर प्रेशर पीटी। पीटी की वैल्यू किसके बराबर है? यहां चाहो तो मेंशन कर लो, सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर। पीटी की वैल्यू है टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पीए नॉट काईए, दिस इज राउल्ट्स लॉ, प्लस पीबी नॉट काईबी, दिस इज पीटी।
अब क्योंकि दोनों जगह पीटी था तो मैंने पूरा नहीं लिखा, क्योंकि कैंसिल ही होना था, तो मैंने दोनों को डिवाइड किया, पीटी पीटी कैंसिल हो गया। पीटी पीटी कैंसिल होते ही मुझे क्या इक्वेशन मिल गई, ये कैंसिल हो गया। मुझे इक्वेशन मिल गई वाई अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट एक्स अपॉन एक्स बी। वाई बी को लिख दिया 1 माइनस वाई ए और एक्स बी को लिख दिया 1 माइनस एक्स ए। यानी कहना क्या चाहता हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर का ये पता है तो वाई ये पता है, वाई ये पता है तो का ये पता है, अगर पी नॉट वैल्यूज गिवन हो तो खत्म। दुनिया भर के सवाल बनाए गए, दुनिया भर के, मैं तुम्हें दिखाऊं, दुनिया भर के। यानी अगर काइए काई भी पता हो, काइए काई भी का मतलब समझो, लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम वेपर फेस का निकाल सकते हैं, वेपर फेस के मोल फ्रैक्शंस पता हो तो हम लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये है मैक्सिमम कैटेगरी, मैक्सिमम इस तरह के सवाल जो पूछे गए हैं। काइए काई बी दोनों सेम है, सेम मतलब समझते हो ना, अगर काइए पता है तो काई भी पता है, 1 में से माइनस कर दो, तो काइए काई बी की मदद से वाई ए वाई बी निकालना या वाई ए वाई बी की मदद से काई ए काई बी निकालना, ये एक जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है सर, ऐसा करना या फिर ऐसा करना। और इस पर दुनिया भर के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। और ये काम आप कब कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं आप पी ए नॉट और पी बी नॉट की मदद से, पी ए नॉट और पीबी नॉट की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन है जिस पर बहुत सवाल बनाए जाते हैं, मैं अभी दिखाता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या बोलना चाह रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि काइए काई बी की मदद से वाई वाई बी और वाई वाई बी की मदद से काइए काई बी विद द हेल्प ऑफ पी नॉट वैल्यूज कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप इक्वेशन जानना चाहें तो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी, काइए अपॉन 1 माइनस काइए वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट का ये अपॉन 1 माइनस का ये। सर इस इक्वेशन को यूज करके आप लिक्विड फेस के कॉम्पोजिशन को आप ले लाइए, आपको वेपर फेस का कॉम्पोजिशन पता चल जाएगा। अगर आपको वेपर फेस का कॉम्पोजिशन दे रखा है तो आपको लिक्विड फेस का कॉम्पोजिशन पता चल जाएगा। सर ये दुनिया भर के सवाल बनाए जाते हैं, सब लोग इत्मीनान से इसको समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है। वो ये है, जब दो लिक्विड्स आपस में मिलाए जाते हैं तो क्योंकि वो दोनों वॉलेटाइल होते हैं इसलिए दोनों लोग उड़ते हैं। अब जब दोनों लोग उड़ेंगे तो जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा वो दोनों की वजह से बनेगा। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंगली जो ए का वेपर फेज में लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन है काइए, उसकी मदद से उसका वेपर प्रेशर पता चल जाएगा पी ए नॉट काइए, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसकी मदद से उसका मोल वेपर प्रेशर पता चल जाएगा पी बी नॉट काई बी, और उन दोनों को जोड़ने से आपको टोटल वेपर प्रेशर पता चल जाएगा पी ए नॉट काइए प्लस पी बी नॉट काई बी। एक काम खत्म हो गया। अब वो कह रहा है अब आते हैं वेपर फेज के कॉम्पोजिशन से, तो वाई ए वाई बी निकालने के लिए आपको डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या बोला जाता है, ए के प्रेशर को अगर टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दिया जाए तो ए का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा वेपर फेज में। ए का पार्शियल प्रेशर कितना है ऊपर, पी ए नॉट का ये, और टोटल वेपर प्रेशर कितना है सर पीटी, यानी पी ए नॉट का ये अपॉन पीटी को यूज करके आप वाई ए वाई बी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज पी ए नॉट का ये अपॉन पी ए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी, दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर। आप वाई ए और वाई बी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एक और जनरल फॉर्मूला निकाला है, वो ये है आपके सामने, वाई ए की मदद से काइए और काइए की मदद से वाई ए सीधे यहां पुट करके आसानी से निकाला जा सकता है। ये एक खूबसूरत फॉर्मूला है जो तुमसे याद करने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर? जल्दी से बताओ, मैं समझ रहा हूं अभी 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 थोड़ा सा एक आध सवाल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। जल्दी से बताओ, क्या ये पॉइंट कुछ कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? ये सेकंड केस तुम्हें समझ में आ रहा है? सब सिर्फ 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 याद रखना है, सिर्फ याद क्या रखना है, काइए काईबी की मदद से पीटी निकल आता है और पीटी को यूज करके आप वेपर फेस का कंपोजिशन वाई वाई भी निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट। मैं एक सवाल करूंगा, अभी सवाल करते हैं, उससे समझ में आएगा, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको खूबसूरत बात की कैटेगरी में डाल दें क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं अभी एक आध सवाल दिखाता हूं तुम्हें, है ना, एक आध सवाल तुम्हें करके दिखाता हूं। ऐसे ही सवाल लेते हैं जो हमसे पूछे गए। पहले चलो खैर एक एक करके सारे सवाल देखते हैं। मान लीजिए यही ले लेते हैं, जल्दी से बताओ भाई।
जोक बॉक्स अभी नहीं देख रहे हैं, अभी पहले जरा सवाल पर आते हैं। चैट बंद कर देता हूं। हाँ, अब एक बार जरा बताओ जरा, इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर ए एंड बी इज गिवन बाय दिस, टोटल वेपर प्रेशर की ये इक्वेशन दे रखी, टोटल वेपर प्रेशर की, देन द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, यानी क्या निकालना है जरा दोस्तों जल्दी से बता दो। मैं एक सवाल खुद करूंगा, मैं ये वाला सवाल मैं खुद करूंगा एकदम, है ना। जो जो दे रखा है, देखो मेरी अप्रोच बहुत सही रहती, मुझे ये नहीं समझ आता कि सवाल को आसानी से करना है, जल्दी करना है, कोई ट्रिक लगानी ना। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं ही नहीं सर, मुझे इतनी ट्रिक व्रिक समझ में नहीं आती है ना। मुझे तो एक चीज समझ में आती है कि आपने दिया क्या है। आपने टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है ये, दैट इज आपके हिसाब से जो पीटी है उसकी वैल्यू है 180 का ये प्लस 90, ये आपका पीटी। जरा जल्दी से बताओ ये कौन सा पीटी है सर। आपने तो पीटी का कोई और फॉर्मूला बताया था। आपने कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो ए के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर इंटू काई ए प्लस बी प्योर बी के वेपर प्रेशर इंटू काई बी से निकाला जाता है। ये कौन सा फॉर्मूला सर। अरे तो ये भी तो बताया था इस पूरे फॉर्मूले को काई ए के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इस पूरे फॉर्मूले को अगर आप काई ए के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे सर। इस काई ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इस पीबी नॉट एक्स बी को 1 माइनस काई ए करके लिख दीजिए। याद आ रहा है सबको, ये वाली बात याद आ रही है। तो चलिए सर हम इसको यहां कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ये लीजिए पीटी इज इक्वल टू, अभी मैंने किया था मैं दोबारा कर रहा हूं, पी ए नॉट इंटू काई ए, पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पीबी नॉट 1 माइनस काई ए। क्लियर है। चलिए सर जरा तमीज से लिखते हैं। यह आ जाएगा आपका पीबी नॉट प्लस काई ए को बाहर ले लेते हैं और अंदर बचेगा पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट। सर ये मेरी इक्वेशन है पीटी की, ये मेरी पीटी की इक्वेशन है जो अभी मैं डिराइव भी कर चुका हूं। ये आपके सामने है, एक ये है और ये। क्या मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। कंपेयरिंग, चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग, बताइए जरा कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है सर। कंपेयर करने से मुझे यह पता चल रहा है कि जिस आदमी के साथ कुछ नहीं लिखा है वो पीबी नॉट होना चाहिए। यानी ये मेरा पीबी नॉट है जो 90 है, जिसके साथ कोई एक्स एक्स भी नहीं लिखा गया है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई सर, पीबी नॉट की वैल्यू 90 होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। चलिए सर अब जरा पीए नॉट की बात करते हैं। सर जो एक्सए के साथ है वो पीए नॉट माइनस पीबी नॉट और आपके पास एक्सए के साथ 180 है। इसका मतलब ये हुआ सर पीए नॉट माइनस पीबी नॉट जो है वो 180 है। बिल्कुल सही है सर। पीबी नॉट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 90, तो पीए नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 180 प्लस 90 270। सर मुझे दोनों वेपर प्रेशर्स पता चल गए। आपका जो दिल करे करवा लीजिएगा सर। क्या निकालना था, मुझे चाहिए रेशो ऑफ प्योर लिक्विड ए डिवाइडेड बाय प्योर लिक्विड बी। इसका मतलब आपको सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है पीए नॉट डिवाइडेड बाय पीबी नॉट की वैल्यू बताओ। तो पीए नॉट 270 है, पीबी नॉट 90 है, सो द रेशो इज 3:1। सर ये 3:1 का रेशो है। सिंपल खूबसूरत सवाल। क्लियर है, समझ में आया। जल्दी बताओ क्या ये सवाल समझ में आ गया, क्या ये क्लियर है। सी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हमने दूसरा भी कन्वर्जन कर रखा है जिसमें एक्सबी आता। तो तुम हो सकता है तुम्हारे आगे आने वाले सवाल में एक्सबी के ऊपर कोई सवाल बना दे, हो सकता है वो एक्सबी से रिलेट कर दे चीजों को। बिल्कुल पॉसिबल। डी नहीं आ रहा ना, 3:1 जो रेशो होता है वो हमेशा सिंपल रेशो में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट शुड बी 3:1। डी नहीं लिखेंगे, फिर आंसर विल बी 3:1। क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दीजिए। यार गजब घनचक्कर आदमी हो। ये जो इक्वेशन है टोटल वेपर प्रेशर की, इस टोटल वेपर प्रेशर में सिर्फ काई आ रहा है। मैंने अभी जानबूझ के ये लिखा था ताकि तुम इसको याद कर सको। ये देखिए, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ काई आ रहा है। एक पीबी नॉट अलग है और काई के साथ पीए नॉट माइनस पीबी नॉट। इसी तरह से एक ऐसा एक्सप्रेशन भी हमने लिखा था जिसमें सिर्फ काई भी आ रहा था। तो जो तुम्हें मैंने सवाल दे रखा है उस सवाल में देखिए सिर्फ काई आ रहा है। ये देखना सिर्फ काई। तो आप इस इक्वेशन को अपने उस इक्वेशन से इक्वेट कर लीजिए। ये देखिए दोनों इक्वेशंस आपके सामने। तो अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा सर, ये 90 जो है ये खाली, हमारा खाली कौन है सर इसमें, जिसके साथ कोई काई भी नहीं है सर, वो ये
पीबी नॉट, यानी पीबी नॉट की वैल्यू 90 हो गई। और काइए के साथ कौन है सर? काइए के साथ तो 180 है, और तुम्हारे पास काइए के साथ कौन है? हमारे पास काइए के साथ पीए नॉट माइनस पीबी नॉट है, तो इसका मतलब पीए नॉट माइनस पीबी नॉट की वैल्यू 180 होनी चाहिए। पीबी नॉट निकल आया, पीए नॉट भी निकल आएगा। यार गणित में इतना सब कुछ करते हो, इतनी छोटी सी बात में झूल रहे हो। क्लियर है? ये डी नहीं होना चाहिए, आंसर 1 ही होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए, दैट इज 3:1। हो सकता है डी ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया हो, लेकिन अगर होता भी तो भी मैं इसको सही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि सिंपल रेशो इज ऑलवेज 3:1। रेशो हमेशा सिंपल फॉर्म में दिया जाता है, एंड दैट इट शुड बी 3:1। क्लियर है? इट शुड बी 3:1। चलिए सर एक और सवाल लेते हैं। ये देखिए, एक और सवाल ले लेते हैं। जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। पोल वोल की बात मत करो, पहले जल्दी से सवाल का, अरे यार समझा करो बात को। पोल वोल अच्छे लेवल पर सवालों में कराया जाएगा, अभी कहां तुम चक्कर पड़ो, फर्जी लेवल एकदम। ये देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल आर 45 एंड 90। अच्छा, इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर हो गया, मिथाइल अल्कोहल का 45 और 90। विच इज मोर वॉलेटाइल? सर मिथाइल अल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल बिकॉज उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने से एक बढ़िया खूबसूरत आइडियल सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। मिलाया कैसे गए हैं? 60 ग्राम किसके? इथेनॉल के 40 ग्राम मिथेनॉल में मिलाए गए हैं। बताइए तो। ओफो, ये सवाल है, कितना सिंपल है सर। आपको पीटी निकालना है। पीटी कैसे निकलता है? पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी। याद आ रहा है? यही फॉर्मूला है। क्या तुम्हें पीए नॉट पता है? ए किसी को भी मान लो इथाइल अल्कोहल को ले लेते हैं, तो इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? इथाइल अल्कोहल का है 45। और इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना है? इथाइल अल्कोहल का जो वेट है 60 ग्राम है। तो वेट अगर 60 है तो फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? 60 अपॉन मोल मॉलिक्यूलर वेट कितना है इथाइल अल्कोहल का? C2H6O। तो ये हो जाएगा 24, 30 और 16, फिर 46। 60/46 डिवाइडेड बाय 60/46 प्लस 40 अपॉन मिथाइल अल्कोहल का कितना होगा? CH3OH, यानी 12 और 4 16, 16 32, 40/32। सर ये आपका 45 आ गया के साथ। और दूसरा कौन है? दूसरा है मेरा मोल वेपर प्रेशर 90, और उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? वो आ जाएगा 40/32 अपॉन 60/46 प्लस 40/32। और इसको कैलकुलेट करना आसान है, मतलब अगर आप थोड़ी सी भी अकल लगाएंगे तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आसानी से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और ये 45 है और ये 90 है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप ये काम थोड़ा सा भी अकल लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी अकल लगाकर भी ये काम कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप इससे टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज पीटी। ये करा क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। करा क्या गया है? करा ये गया है, दिस इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वेट से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, मोल्स निकालकर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, और आसानी से मोल फ्रैक्शंस को यूज करके अपना मस्त आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? समझ पाए? बहुत सिंपल है यार, मतलब कहीं कुछ झंझट नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करके कौन सा सवाल था? हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लो, किसी ने सॉल्व किया? जरा जल्दी से बता दो आंसर, किसी ने सॉल्व किया? आंसर किसी ने किया है 80 सॉल्व किया है। क्या आ रहा है? सी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं, आंसर इज सी। एक बार सॉल्व कर लो यार, सॉल्व करके देख लो, है ना, और आंसर निकल आएगा। तो जो भी आंसर निकल के आ रहा है दैट इस सॉल्व करने से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? यानी एक तरह से देखा जाए तो ये अभी मैं और जेई में पूछे गए सवालों की बात करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस किया गया। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने दो वॉलेटाइल लोगों को मिक्स किया, तो उन दोनों को मिक्स करने से जो भी वेपर प्रेशर तैयार होता है वो वेपर प्रेशर निकालने का ये एक तरीका माना गया। क्लियर है? सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सी होगा 105।
अब कुछ लोगों ने अलग आंसर भी बताया, तो एक बार सब लोग चेक कर ले भाई, सी ऑप्शन आ रहा है तो सी ऑप्शन सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सिंपल है एकदम, बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे ये काम कर सकते हैं। तो चलिए और एक सवाल ले लेते हैं, ये लीजिए। ये एडवांस में 2020 में पूछा गया सवाल है सर, वही घटियापन है। ठीक, वो कह रहे हैं ए और बी आइडियल सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, कॉम्पोजिशन ए और बी का जो है टू सच सोल्यूशंस विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, यानी दो सोल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, ए और बी को मिलाकर दो सोल्यूशन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। उनमें जो एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 है और जो दूसरा है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.5। टोटल वेपर प्रेशर एक का 0.3 है और दूसरे का 0.4 है। आपको बताना है कि प्योर लिक्विड ए और बी का वेपर प्रेशर क्या है। कितना सिंपल सवाल है यार। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपसे ये कहा जा रहा है, एक बार सब लोग पढ़ लो जरा, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी, इन दोनों को मिलाकर दो सॉल्यूशंस तैयार किए गए। एक सॉल्यूशन ये बनाया गया है और एक सॉल्यूशन ये बनाया गया है, दोनों को मिलाकर दो सॉल्यूशंस बनाए गए। एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.25 और दूसरा ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.5। साथ में और क्या बताया गया है, साथ में यह भी बताया गया है कि पहले वाले सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 0.3 बार, यानी यहां पर जो पीटी है इसकी वैल्यू 0.3 बार और यहां पर जो पीटी है इसकी वैल्यू 0.4 बार, यानी ए और बी के टोटल मिलाने से जो वेपर प्रेशर तैयार हो रहा है वो दोनों दे रखे हैं। अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं करना है भाई, ये यही एडवांस में पूछा गया सवाल है। बताइए अब जल्दी से बताओ जरा, पी ये जो हमारा 0.3 बार दे रखा है, इस 0.3 बार को कैसे रिलेट करोगे, इस 0.3 बार को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जल्दी से बताओ 0.3 बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर जो 0.3 बार निकल के आ रहा है वो किसके बराबर है, पीटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी, यही इक्वेशन है। तो जो पहला वाला पीटी है वो कितना है 0.3, तो दिस इज 0.3 विच इज इक्वल टू पी ए नॉट, हमें नहीं पता क्या दे रखा है, हमें नहीं पता। काइए की वैल्यू कितनी है सर 0.25, काइए की वैल्यू 0.25 है, बहुत बढ़िया। पीबी नॉट हमें नहीं पता और काईबी की वैल्यू 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। क्लियर है, अगर काइए 0.25 है तो काईबी की वैल्यू 0.75 होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब जरा दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अगर वेपर प्रेशर 0.4 है, पीए नॉट तो पीए नॉट ही रहेगा सर, टेम्परेचर कॉमन है तो पीए नॉट की वैल्यू तो फिक्स हो गई, क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये तो फिक्स ही है। अब मोल फ्रैक्शन कितने हैं सर, ए का मोल फ्रैक्शन 0.5, पीबी नॉट तो उतना ही होगा और बी का मोल फ्रैक्शन भी 0.5 होगा, क्योंकि एक का अगर पता है तो दूसरे का अपने आप पता चल जाता है। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पीए नॉट और पीबी नॉट नहीं निकाल सकता, बताइए, हद हो गई एकदम। ये जेई एडवांस लेवल पर पूछा गया सवाल है, मैं अपने मन से नहीं लाया हूं, ये 2020 में पूछा गया एडवांस का सवाल, आप देख लीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इक्वेशन बहुत सिंपल है मेरे पास। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है वही टोटल वेपर प्रेशर निकालने का तरीका, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। आपको किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ दिया जाएगा, ले दे के इक्वेशन बनाते जाओ, सॉल्व करते रहो, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होंगे, कुछ नहीं करना। क्या इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम, बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है सर, आसानी से इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये 0.6 हो जाएगा और ये आपस में माइनस हो जाएंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करने से 1.5 हो जाएगा, जिसमें से ये 0.5 माइनस हो जाएगा। तो पीडी तो ऐसे सीधे से समझ में आ रहा है कि जो पीबी नॉट की वैल्यू है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, यहां से साफ समझ में आ रहा है कि इक्वेशन से जो पीबी नॉट निकल के आएगा वो 0.6 में से 0.4 माइनस करके निकल के आएगा, दैट इज 0.2 बार, यानी पीबी नॉट 0.2 बार आ जाएगा। सिमिलरली किसी एक इक्वेशन में दोबारा पुट करके पीए नॉट निकाल लेंगे। हमें किसका निकालना है, हमें बी का ही निकालना है, तो आंसर विल बी 0.2 बार। बिल्कुल, ये देखिए ओरल सवाल था, आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, बिल्कुल आसान एकदम, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल आसान। अच्छा, पिछले लेक्चर में वो वाला सवाल था, पॉपुलर है, रीसेंट डाउट्स में क्या है, 0.5 कहां से आया, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो तुम। अरे यार कैसे आदमी हो बे, 0.5 ये दे रखा है ना, मोल फ्रैक्शन 0.5, एक का 0.25 यहां दे रखा है
और जो दूसरा सोल्यूशन बनाया है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.5, तो अगर एक का 0.5 है तो दूसरे वाले का भी तो 0.5 आएगा ना। ये अब इसमें वो बेसिक्स हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है यार। ए और बी के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 होता है, तो अगर किसी एक सोल्यूशन में ए का 0.25 है तो बी का कितना होगा 0.75। ये देखिए, एक का 0.25 दूसरे का 0.75। अगर दूसरे सोल्यूशन में ए का 0.5 है तो दूसरे का कितना होगा 1 माइनस 0.5, दैट इज 0.5। यानी ए का भी 0.5 है और बी का भी 0.5 है। क्लियर है? सारे मोल फ्रैक्शंस दे रखे, टोटल वेपर प्रेशर दे रखे, पीए नॉट पीबी नॉट अननोन है, दो इक्वेशंस दो अननोन ले दे के सॉल्व कर लेंगे, खड़ाक से आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। क्लियर है? बहुत सारे बच्चों ने कर लिया यार, बिल्कुल फर्जी सवाल था। चलिए सर एक आध डाउट और देख लेते हैं रीसेंट डाउट्स में। सर 0.2 बार कैसे आया समझा दीजिए। मोहम्मद आशियान वारसी, मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया दोस्त। अगर तुम लीनियर इक्वेशंस एक्स और वाई को सॉल्व करना नहीं जानते तो किस चीज की तैयारी कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आता। क्या ये इक्वेशंस दिखाई नहीं देती? क्या ये इक्वेशन समझ में नहीं आती? ये देखिए जरा कितनी सिंपल इक्वेशन है। एक इक्वेशन है एक्स और वाई, दो अननोन्स है, आप देख रहे हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई। क्या एक्स वाई की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनसे एक्स और वाई सॉल्व नहीं होता? अगर दो लीनियर इक्वेशंस एक्स और वाई की दे दी जाए तो क्या उससे एक्स और वाई सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तुम अपने आप करना, मैंने कैसे किया छोड़ो ना यार, तुम अपने आप करके इसका आंसर निकालो, बात खत्म हो गई। कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक आध जरा डाउट और देख लेते हैं। सर कुछ सवाल एडवांस के नहीं बन रहे हैं अंग्रेजी की एक लाइन से। अशुभ ऐसे सवाल वो हो सकते हैं जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने इक्वेशंस नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ यह पढ़ा है कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं, उनको आपस में इंटर रिलेट कैसे किया जाता है, उनको यूज करके एक रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे की जाती है। दैट वाज मोल कॉन्सेप्ट जो 11th में कराया जाता है। तो हो सकता है इस तरह की चीजें रहे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीए सेम रहेगा, हां बिल्कुल सही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीए नॉट सेम रहेगा, क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ पी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सर आपका बुक कंप्लीट हुआ? हाँ हो गया। सर ऑस्मोसिस का भी स्टार्ट होगा? आशुतोष अभी उसमें टाइम, मजा आ रहा है बहुत बार, प्लीज इसका कैलकुलेशन कर दीजिए यार। कैलकुलेशन देखो मत कराया करो, कैलकुलेशन खुद से क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता। मैं सही बता रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सुधार लो ना तो तुम अपने अंदर इतने चेंजेस ऑब्जर्व करोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम ये सोचते हो कि ये टीचर से करवाना चाहिए क्योंकि टीचर कुछ सिखा देगा तुम्हें, ना तुम गलत सोचते हो। तुम खुद करोगे तो सीखोगे, हमारे करने से नहीं सीखोगे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो ना यार? तो इसलिए मेरा सजेशन है कि कुछ चीजों को खुद से किया करो, कमरे से कैलकुलेटर को बाहर कर दो, मजबूरी बना लो एकदम कि अगर मान लो माथा फोड़ने के बाद भी सॉल्व करके आंसर सही नहीं आ रहा है तो एक बार कैलकुलेटर से भले ही कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज कैलकुलेटर से कोई लेना देना नहीं। 5 मिनट लग जाए, 7 मिनट लग जाए, 8 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, लगने दो, अभी टाइम है। क्योंकि आपने 15-20 दिन भी ये प्रैक्टिस कर ली तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप खुश हो जाएंगे कैलकुलेशन को देखकर, क्योंकि आपको लगेगा ये तो बाकी सारे गधे तो फेल हो जाएंगे, ये हमारी तरह रोएंगे जैसे हम पहले रोया करते थे, और अब हमने अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर लिया। तो तुम्हें इस तरह के सवालों को देखकर अच्छा लगेगा जिसमें कैलकुलेशंस। मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा कहना मानो, मतलब अब हमारा भी तो कुछ एक्सपीरियंस होगा यार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो पढ़ाते हुए टाइम हो गया यार, उससे कहीं ज्यादा टाइम हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शुरू में हम गलत समझते थे, बच्चों को गलत गाइड कर देते थे, तो उस साल हमने कुछ सीखा होगा कि नहीं नहीं ये सही नहीं, बच्चों से ये गलत कहते थे, हमें ये सही तरीका नहीं है बोलने का, क्योंकि बाद में लोगों ने प्रूव करके दिखाया कि नहीं नहीं सर ये गलत, तो हमने कुछ नई चीज सीखी होगी, फिर कुछ नई चीज सीखी होगी। आज ऐसे हालात हैं कि अब कुछ नया सीखने के लिए बचा ही नहीं यार। बच्चों ने इतना, लाखों बच्चों ने इतना कुछ बता रखा है कि भाई अब सर ये है तरीका, अगर किसी भी बच्चे को सिलेक्ट होना है तो उससे ये कह दीजिएगा बस। हम सीधे वही साफ बात करते हैं एकदम, हमें कैलकुलेशन नहीं आती, ये काम आपके खुद का है। आप अगर 15-20 दिन ये काम खुद करेंगे तो आप इतना फायदे में रहेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हमसे उन बच्चों ने बोलने के लिए कहा है जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। और क्या चाहते हैं यार बताओ, मतलब और क्या प्रूफ देते हैं? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा ना इनको समझो। कॉमन डाउट्स में मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया से इक्वेशन बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट टाइम लग रहा है, तो ये ठीक है, अभी है हमारे पास टाइम, लगने दो। सर ये सब बोर्ड में आ गया आएगा क्या? हाँ सारंग ये बोर्ड के ही टॉपिक्स हैं। आसान राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन हो चुका है, मैंने सबसे पहले वही लिखी थी आज। सर अभी भी 10 क्वेश्चन किए हैं, बहुत बढ़िया। वेपर प्रेशर में डेंसिटी और का इंटरफोर्स क्या है? सर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल समझा दीजिए। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल प्रियांशु, वॉलेटाइल मतलब जो उड़ता है, जो भाप बन के उड़ सकता है किसी भी टेम्परेचर पर, उसकी कुछ ना कुछ वेपर्स बनती हैं, उसे वॉलेटाइल कहते हैं। और जो उड़ नहीं सकता, जिसकी वेपर बनती ही नहीं कभी, वो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक सर कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं, करेंगे बेटा, सब करोगे तुम लोग, वो मत सोचो यार, इतना दिमाग मत लगाओ भाई कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो।
अरे बहुत गिरे हुए हालात हैं हमारे, क्यों नहीं सोचते ऐसे? सर हमें अभी गुणा भाग नहीं आता, हम आपसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करवाते हैं। हम चाहते हैं कि सर आप एक एक चीज खुद से करके हमें दिखा दें, और हम ये चाहते हैं हमसे ये नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे, वो आईआईटी दिल्ली कैसे बनेंगे, आईआईटी कानपुर में कैसे जाएंगे। अरे यार रुक जाओ, सब जाओगे, सब चले जाओगे, सब इत्मीनान से होगा, सबको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा तसल्ली रखो। हर चीज ग्रेजुअली ऑर्गेनिकली चलेगी तो फायदा होगा। कुछ कमाल करने की सोचोगे ना तो सिर्फ उसी दिन का कमाल होगा, बाकी फुस हो जाएगा मामला। तो आराम से चलो, तसल्ली से चलो, देखो सब कुछ मिले। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। सर प्लीज क्वेश्चन नंबरिंग किया कीजिए। यार ये काम है जो मैं करूंगा, चलो ठीक है। हाउ टू मेक कैलकुलेशन स्ट्रांग, प्लीज हेल्प सर। प्रियांशी, कैलकुलेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, कैलकुलेशन करो बेटा, सिर्फ करो। जैसे मैंने देखा, मैंने भी जैसे एक गलती बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वैदिक मैथ्स पढ़ने से या फिर वो कौन से अबैकस वगैरह होता है ना, अबैकस वगैरह करने से कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती। सही बात, लेकिन उसकी जरूरत नहीं ना यार, मुझे कहां जरूरत बताइए। आज कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं अबैकस ज्वाइन करूंगा क्योंकि मुझे अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी। पागल हो गया यार, गुड़ा भाग कॉपी हाथ में होती है, पेन हाथ में होता है, तुम्हें स्पीड दिखानी है एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए, तुम्हें कॉपी पेन तो दिया गया है ना, तो आप उसी की प्रैक्टिस करो ना, अबैकस करने की क्या जरूरत। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा अकलमंदी से काम करो, टाइम लग सकता है लेकिन धीरे धीरे करके ये मजबूत हो जाएगा। हम महीने भर बाद जब इस बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे तो तुम में से कितने लोग ये बोलेंगे सर अब जो है कैलकुलेशंस का मामला ठीक चल रहा है, अब दिक्कत नहीं आ रही, अगर तुमने हमारी बात सुनी तो। ठीक है ना, तो चलिए खैर, मैंने आपसे क्या है इंस्टा पे डाउट पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं दिया। शुभ, ऐसा हो गया क्या? अगर वो डाउट तमीज का था तो मुझे जवाब देना चाहिए था, क्योंकि मैं इंस्टा पर बहुत रेगुलर बेसिस पर जवाब दे रहा हूं। मैं फिर भी चेक कर लूंगा। जो भी बच्चे इंस्टा पे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, अगर वो जेन्यून डाउट मुझे लगता है तो मैं एक वर्ड में, एक लाइन में, एक पैराग्राफ में जैसी जरूरत है रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। इधर एक दो दिन से बिजी था क्योंकि मैं बाहर किसी इवेंट में गया हुआ था, तो शायद इस वजह से रिप्लाई ना किया होगा, लेकिन मैं जवाब सब लोगों को दे रहा हूं, तो जिसको भी सवाल पूछना है वो पूछ सकता। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स तक कोई दिक्कत नहीं है सर। इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर वाला समझ नहीं आ रहा अभिनव। वेपर प्रेशर वाला तो बिल्कुल सीधा, हमने तो अब तक दो फॉर्मूले किए हैं दोस्त, एक जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हो, और दूसरा जब दोनों वॉलेटाइल हो। दो फॉर्मूले, उसी पे सवाल पूछे जाते हैं लाइन से, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, तसल्ली रखो। वॉलेटाइल क्या होता है बात हो चुकी, राउल्स को रिपीट कर दीजिए, ये भी बात है। डोंट यूज गिबली, हाँ अब नहीं करेंगे, गिबली फेबली तो बेकार ड्रामेबाजी है। तो वो तो किसी ने कहा था कि शुरू में एक दो क्लासेस में लगा दिया करो, लोगों को लगना चाहिए तुम भी टेक्निकल आदमी हो, है लोग ये ना सोचे साले तुम देसी आदमी हो, अपनी अपनी सड़ी सी शक्ल लगा के चले जाते हो, थोड़ा सा दिखाओ कि तुम भी मॉडर्न हो। तो ऐसे हमने भी गिबली टिबली लगा दी थी, अब बाद में नहीं करेंगे ऐसे, ठीक। खैर, तो चलिए आगे करते हैं। आप नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों को। सर ये एक और सवाल लेते हैं, ये लीजिए सर, एक और सवाल ले लेते हैं, जल्दी से पढ़ो तुम अपने हिसाब से। सरप्राइज के चक्कर में मत रहो, तसल्ली रखो, सरप्राइज भी ओपन करेंगे, एक मिनट रुको पहले। आज नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक। इसको जरा देखो जरा, तसल्ली से पढ़ो, बताओ। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, टेम्परेचर सेम है, 90 एंड 15। बहुत बढ़िया। अब जैसे बार बार कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल ये बताइए। अगर ए वॉलेटाइल ना होता, अगर ए लिक्विड वॉलेटाइल ना होता तो तो क्या उसका कुछ वेपर प्रेशर होता? नहीं होता, क्योंकि सर जब वेपर ही नहीं बनेगी तो काय का प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ सर ए वॉलेटाइल है, उड़ता है, इसी वजह से उसका प्रेशर 90 है 25 डिग्री पर। क्या बी वॉलेटाइल है? हाँ सर बी भी उड़ता है, इसी वजह से बी का प्रेशर 15 है 25 डिग्री पर। इन दोनों में ज्यादा कौन उड़ने वाला आदमी है सर? विच इज मोर वॉलेटाइल सर? द वॉलेटाइल नेचर इज डायरेक्टली लिंक विद द वेपर प्रेशर। द कॉम्पोनेंट विच शोज मोर प्रेशर, सर वही हमारा ज्यादा वॉलेटाइल है। सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक साहब में वेपर्स का प्रेशर 90 mm तैयार हुआ और दूसरे साहब सिर्फ 15 mm। इसका मतलब है सर बी हमारे कम उड़ते हैं, बी इज लेस वॉलेटाइल एंड ए इज मोर वॉलेटाइल। इसी वजह से ए का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है 90। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, खैर इसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा बात क्या है, इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड, इन दोनों को मिलाते हैं, इस तरह से मिलाते हैं कि जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो 0.6 है। अरे यार सर घटियापन की हद है एकदम। ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.6 है, हम नहीं पूछ रहे हैं,
पूछा गया सवाल है, हम अपने मन से नहीं कर रहे, पूछा गया सवाल है। अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 दे रखा है, तुम बताओ क्या ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो क्या काई ए की वैल्यू 0.6 हो गई? इस तरह से ए और बी को मिलाया गया है कि जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो 0.6 है। सो व्हाट इज 0.6? सर 0.6 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। सर काई ए दे रखा है। अच्छा, और क्या क्या दे रखा है? सर अभी आपने बताया पी ए नॉट दे रखा है 90 mm एंड पी बी नॉट दे रखा है 15 mm। क्लियर है? यहां तक ठीक है? सही है, बिल्कुल सही। क्या निकालना है सर? देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। सर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे वाई बी निकालना है? ये सवाल है सर, ये सवाल। व्हाट इज वाई बी? काई ए काई बी की मदद से वाई ए वाई बी और वाई ए वाई बी की मदद से काई ए काई बी पी नॉट्स दे रखे हैं, निकाला जा सकता है। खत्म हो गया सवाल। क्लियर है? कर पाओगे सब लोग? तो चलिए सर वाई बी की इक्वेशन बना लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। वाई बी की इक्वेशन क्या बनेगी? वाई बी इज इक्वल टू पी ए पी बी नॉट काई बी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। चलिए सर वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज पी बी नॉट? पी बी नॉट इज 15। काई बी की वैल्यू कितनी होगी? सर अगर काई ए 0.6 है, कई लोग अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर काई ए 0.6 है तो काई बी 0.4 होगी, यानी 15 इंटू 0.4 अपॉन नीचे क्या आएगा? सर नीचे आएगा पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट कितना है? 90 और मोल फ्रैक्शन कितना है ए का? 0.6 प्लस 15 इंटू 0.4। ये लीजिए सर, कितना आ जाएगा आंसर? यही लिख देते हैं, 15 चौको 60 यानी 6 बटा कितना आ रहा है? नीचे आ जाएगा 54, 54 और 6 60, 6 बटा 60। सर दिस इज 1/10। सर ये 1/10 आ रहा है, यानी कि 1 इंटू 10 रेस पावर -1। सर दिस इज 1 इंटू 10 रेस पावर -1। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। कितना सिंपल सवाल है। मैं नहीं पूछ रहा हूं कोई इम्तिहान है, ये न जाने कौन सा इम्तिहान है, उस इम्तिहान में पूछा जाता, उस इम्तिहान में पूछा गया। समझे बात? करना क्या था सर? बहुत सिंपल है। अगर तुम समझदार हो तो आज की क्लास को बहुत इत्मीनान से रिवाइज करना। तुम्हें समझ में अगर नहीं यार साला है ही नहीं कुछ, दो केसेस हैं, एक है सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल, सॉल्वेंट वॉलेटाइल, उसका फॉर्मूला ये। दूसरा सॉल्यूट भी वॉलेटाइल, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल, उसका फॉर्मूला ये है। वेपर फेज के लिए ये काम करना है, लिक्विड फेज के लिए ये काम करना है। यानी जब टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो तो पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी कर देंगे, और जब वेपर फेज का कॉम्पोजिशन निकालना हो तो आप सिंपल रूल्स को यूज करेंगे। वाई ए वाई बी के फॉर्मूले आपको पता है, आप वहां से फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए और सवाल ले लेते हैं। कोई और अच्छा, ये कुछ होमवर्क तुम्हें करने के लिए दे दूंगा मैं, कुछ और दमदार मामला हो। ये लीजिए, ये लीजिए सर, करके देखो। करो 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 करो। क्या दे रखा है, कैसा दे रखा है, कैसे करना है, एक बार अपने आप सोचो जरा। वेपर प्रेशर ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स। सेम सवाल है सर, सेम सवाल। पी ए नॉट दे रखा है 50 टॉर, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm Hg। पीबी नॉट कितना दे रखा है? पीबी नॉट दे रखा है 100 टॉर। और क्या दे रखा है? इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन्स 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी काई ए दे रखा है, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो वो क्या होता है? काई ए। निकालना क्या है? देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। सेम सवाल, वाई बी की वैल्यू निकालनी, सेम, एग्जैक्टली सेम। कर लोगे? मैं नहीं पूछ रहा हूं, कोई इम्तिहान है, उस इम्तिहान में पूछा जाता है, लाइन से पूछा जाता है। सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, खत्म करिए बात को। वाई बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी अपॉन पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। व्हाट इज पी बी नॉट काई बी? सर पी बी नॉट की वैल्यू 100 है और काई बी की वैल्यू कितनी है? सर अगर काई ए 0.3 है तो काई बी की वैल्यू 0.7 होगी। ये
समझते होगे तुम। नीचे क्या आएगा, पी ए नॉट इंटू का ये, पी ए नॉट कितना है 50, का ये कितना है, का ये की वैल्यू है 50 इंटू 0.3 प्लस 100 इंटू 0.7। सर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय नीचे 15 प्लस 70, 15 70 85, 70/85। 70/85 को क्या लिख सकते हैं, 14/17। क्लियर है, 14/17। आपका आंसर क्या है सर, मेरा आंसर तो x/17 है, निकालना क्या है x, तो x की वैल्यू कितनी है 14। क्लियर, मैं नहीं पूछ रहा हूं, एक एग्जाम है जिसमें पूछा गया है तुम्हारे सामने लाइन से। जल्दी से बताओ समझ में आया, समझ में आया भाई, शाबाश, लाइन से आंसर 14 लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सिंपल एकदम। यानी आपको अब मैं इस बात को मानता हूं, कुछ लोग ऐसे भाई, कुछ लोगों ने जल्दी सीख लिया, कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं यार सर कर क्या रहे हैं सर, ये कौन सा फॉर्मूला कैसे ले आए, इतनी जल्दी कैसे आ गया। अरे भाई तुम घर में रिवाइज करके ये फॉर्मूला याद कर लेना, मैंने तो सारा डेरिवेशन वगैरह सब दिखा दिया तुम्हें, लेकिन तुम चाहो तो सिर्फ ये फॉर्मूले याद कर लेना, तुम्हारा काम वैसे ही चल रहा। क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं सर, और बात करनी है ये लीजिए सर, और बात करते हैं सेम खूबसूरत सवाल, खूबसूरत किताब से। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी सेम, द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600। माई गुडनेस, कितना सीधा सवाल है। यानी टोटल वेपर प्रेशर 600 है, mm hg, दिस इज पीटी, और साथ में ए और बी के प्योर वेपर प्रेशर कितने हैं 450 mmHg, एंड पीबी नॉट कितना है 700 mmHg। वाह वाह वाह, अब क्या बच्चे की जान लोगे, सब तो दे रखा है। पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी, कर लोगे। पीटी कितना है 600, पीए नॉट कितना है 450 काई ए, प्लस पीबी नॉट कितना है 700, 1 माइनस काई ए, काई बी की जगह क्या रख दिया 1 माइनस काई ए। यहां से क्या सॉल्व हो जाएगा सर, यहां से काई ए सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे तुम अपने आप सॉल्व, क्या ये अपने आप सॉल्व किया जा सकता है, कर लेते हैं, हम ही सॉल्व कर लेते हैं। 700 वाला टर्म उधर चला जाएगा तो 100 बनेगा। क्लियर है, तो ये 100 हो गया -100, और इधर आ जाएगा 700 और 350, 250 है ना, तो 100 250, यानी काई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100/250, दैट इज 4/10 है ना, यही आ रही ना, दैट इज 2/5, दिस इज 2/5। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 2/5। और अगर ए का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो आपको बी का भी मोल फ्रैक्शन सब निकला है, कुछ नहीं है यार, मतलब समझ लो। फिर वेपर फेस का कंपोजिशन निकालना, देख रहे हो, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस। वेपर फेस का कंपोजिशन कैसे निकलेगा, अरे सर जब काई भी पता चल गया, पी नॉट वैल्यूज दे रखी हैं, तो वाई भी आ जाएगा, वाई की मदद से काई भी, और काई भी की मदद से वाई भी, फटाफट निकलता रहता है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई झंझट नहीं है, सिंपल एकदम। क्लियर है, समझ में आया। चलिए सर और बात करते हैं, और सवाल लेके आते हैं सर। देखिए और एक सवाल लेते हैं। एक सवाल है जो जबरदस्त है, तुम्हें होमवर्क करने के लिए दिया जाएगा, वो सबका डाउट होगा मुझे पता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लीजिए सर एक और सवाल लेते हैं, ये लीजिए, करके देखते हैं। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए बी अंडर अ टोटल प्रेशर ऑफ 0.8। क्या मतलब इस बात का सर, टोटल प्रेशर 0.8 है विद एन आइडियल सोल्यूशन, यानी हमारा जो ए और बी का सोल्यूशन है उसके ऊपर जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बना रही हैं, और वेपर्स का जो प्रेशर है 0.8 एटीएम। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई सर, जो पीटी दे रखा है वो 0.8 एटीएम दे रखा है। क्लियर है, इक्विलिब्रियम पर वेपर्स का जो भी प्रेशर होता है वही वेपर प्रेशर होता है, दैट इज 0.8। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.5। कहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.5,
इन द वेपर फेज यानी YA की वैल्यू 0.5 है और एंड इन लिक्विड फेज इट इज 0.2, XA की वैल्यू 0.2, यानी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। सब लोग एक बार चेक कर लो भाई, क्या ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? टोटल प्रेशर दे रखा है, YA दे रखा है और ये दे रखा है। हमें प्योर A और B के वेपर प्रेशर निकालने हैं। सर क्या कर रहे हो सर, सब एक जैसा है। YA दे रखा है, PT दे रखा है, ये दे रखा है। खत्म हो गया सवाल। तो अब तो कुछ भी कर लेंगे, अब कर लोगे सब लोग। सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है, कहीं कुछ है ही नहीं। आप समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, सब एक जैसा। मेरी बात समझ लो, सब एक जैसा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, पीटी की वैल्यू जो दे रखी है, आप पीटी को फिर से कैसे लिखेंगे? पीटी को लिखूंगा मैं PA नॉट का ये प्लस PB नॉट का भी, ये पीटी होगा। मैं PA नॉट PB नॉट मुझे नहीं पता है, PA नॉट और PB नॉट की वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो अगर PA नॉट PB नॉट आपको नहीं पता है तो यानी इस इक्वेशन से तो आंसर नहीं निकल के आएगा। अब आपको और क्या चाहिए होगा? सर और चाहिए होगा मुझे YA, और YA की वैल्यू क्या होती है? YA की वैल्यू होती है PA नॉट इंटू ये अपॉन PT। अब आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। सर सारी इक्वेशंस आपके सामने हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जो भी जोर लगाना है लगा लीजिए। आसानी से आप प्योर स्टेट, प्योर वेपर प्रेशर ए का, यानी आपको क्या निकालना है? मुझे PA नॉट निकालना है। सवाल के हिसाब से मुझे PA नॉट निकालना है। तो अब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं। सर दो इक्वेशंस को यूज करके मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? 2, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे 2। सिंपल सवाल था, आसान सवाल था। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, पूछा गया सवाल, ये सवाल पूछा गया सवाल। सब लोग समझ रहे हैं ना? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सिंपल कैटेगरी है, सिंपल केसेस है। इन केसेस पर बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं, बहुत सारे सवाल जो है इन केसेस के ऊपर बनाए जाते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी दूसरी एक सिंपल कैटेगरी और डिस्कस करने जा रहे हैं। आप उसके बाद बात करेंगे, है ना? उसके उसके ऊपर जो और डिस्कशन होगा वो अगली क्लास में करेंगे। कुछ सवाल और हैं जो तुम्हें होमवर्क में करने के लिए दूंगा, तुम आराम से करना। एक सवाल ऐसा है जो कि एक बाउंसर होगा, मैं उस सवाल के आगे मेंशन भी कर दूंगा कि ये सवाल जबरदस्त सवाल है। ये वो सवाल होगा, ये बाउंसर है, इसको बाउंसर कहते हैं। दिस इज बाउंसर। तो अगर आप ये कर पाएंगे तो मजा आ जाएगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसको कल की क्लास में मैं खुद से सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन इसके अलावा जो मैं और डिस्कशन करना चाह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। जरा समझना इस बात को, और सब लोग इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें। एंड दैट इज सिंपल केस हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्टिलेशन। अभी के लिए सिर्फ एक माहौल तैयार कर रहा हूं मैं। कल मैं इसके बारे में डिस्कशन, तगड़ा डिस्कशन करूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब आती है जो बात हम करने जा रहे हैं, नाउ कम्स एडवांस। जेई ने इस कॉन्सेप्ट पर एडवांस लेवल पर भी सवाल नहीं पूछा, जिस पर सवाल पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। जेई ने इस डिस्टिलेशन पर थ्योरेटिकल डिस्कशन तो थोड़ा बहुत किया, बट मैथमेटिकली इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो मैं तुमसे जिस लेवल पर हम डिस्कस करेंगे, यानी जेई ने एक लेवल जो डिस्कस किया है वो भी तुम्हें दिखाते हैं, और वो एडवांस लेवल कहां तक जा सकता है वो भी तुम्हें दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक लिक्विड सिस्टम है, यानी मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मेरे पास, ये ले लेते हैं। मैं तुम्हें सबसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस समझा देता हूं कि मैं करने क्या जा रहा हूं, अपने आप तुम्हें समझ में आएगी बात। ये जो पहला कंटेनर है, ये कंटेनर एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर मैंने एक लिक्विड का मिक्सचर डाल रखा है, यानी दो लिक्विड्स को मिक्स किया। वही जो हमारा अभी तक केस चल रहा है, ए और बी को मिक्स किया गया बढ़िया तरीके से। ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा। यानी यहां पर कौन कौन है? सर यहां पर ए भी मिलाया गया है, और इसके साथ आपने इसमें बी भी मिलाया है। सर ये देखिए, ये बी भी मिलाया है। सर ए लाल रंग का है, ए पीले रंग का है, बी लाल रंग का है। ठीक, अच्छा। तो सर ये बताइए जो वेपर बनेंगी वो किसकी होंगी? अरे दोनों लोग उड़ेंगे तो दोनों की वेपर बनेंगी। ये देखिए सर, दोनों की वेपर बन गई, यानी ए भी उड़ रहा है और बी भी उड़ रहा है। ये लीजिए सर। अब क्या होगा?
सर अब आप ये कहना चाह रहे हैं, जरा समझना आप कर क्या रहे हैं, ये जो वेपर्स बन रही, इन वेपर में कौन आदमी ज्यादा होगा मुझे बताना जरा, इस जगह पर कौन सा आदमी ज्यादा होगा? सर जो ज्यादा होगा उसको आप ज्यादा बना दीजिए, लीजिए ये हम ज्यादा बना देते हैं। कौन ज्यादा होगा? सर ये लाल वाला आदमी, हमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है, आपने ज्यादा बनाया है। क्यों ज्यादा बनाया है? क्योंकि मान लेते हैं लाल वाला आदमी इज मोर वॉलेटाइल, यानी तभी तो वो ज्यादा उड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर ये बोलना चाहता हूं, ये ए है विच इज मोर वॉलेटाइल, मोर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट देखकर मजा आ जाएगा। और जो बी है, क्योंकि जे ने इसके ऊपर जो बात की है वो आपको बहुत आसान लगेगी अगर ये सारी बातें आप समझ पाएंगे। ए हमारा मोर वॉलेटाइल है, बी हमारा लेस वॉलेटाइल है, अज्यूम कर लेते हैं, और वो दिख भी रहा है सर, ए ज्यादा दिख रहा है हवा में और बी कम उड़ रहा है, ठीक। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सर इन दोनों का मिक्सचर है सर, समझ रहे बात को? आप जरा अकल लगाते हैं। तुम ये बताओ, ऐसे ऐसे सोच के जवाब देना मन ही मन में, ठीक। क्या अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं यहां की जो वेपर्स हैं, इन सारी वेपर्स को उठा रहा हूं, इन सारी वेपर्स को उठा रहा हूं और इन सारी वेपर्स को उठाकर इस बर्तन में डाल रहा हूं, इन सारी वेपर्स को उठाकर मैं इस बर्तन में डाल रहा हूं, तो तुम मुझे बता सकते हो कि अब माहौल कैसा बनेगा? इन सारी वेपर्स को अगर उठा के आपने कंडेंस कर दिया, दूसरे बर्तन में कंडेंस कर दिया, तो क्या होगा? सर जब आप इन सारी वेपर्स को उठा के यहां कंडेंस कर देंगे, दिस इज कंडेंसेशन, यानी मैंने इसको कंडेंस कर दिया, जो भी वेपर्स बनी मैंने इनको कंडेंस कर दिया। तो जब इन वेपर्स को आप कंडेंस करेंगे तो क्या होगा? जब आप वेपर्स को कंडेंस करेंगे तो सर क्योंकि वेपर में लाल वाले ज्यादा हैं तो लिक्विड फेज में लाल वाला ज्यादा आ जाएगा सर, ये देखिए लाल ज्यादा आ जाएगा सर, और जो पीला वाला है सर वो पीला वाला कम होगा। बिल्कुल सही है सर, यानी आपने इन सारी वेपर्स को कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने का मतलब आपने उसको जमा दिया, तो वेपर में लाल ज्यादा था तो जमने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसमें भी लाल ज्यादा आएगा। सही है सर। अब क्या होगा सर? अरे अब ये लिक्विड का सिस्टम फिर से तैयार हो गया, तो सर ये फिर से उड़ेगा। अब जब ये फिर से उड़ेगा तो सर क्योंकि लाल वाला ज्यादा उड़ता है तो सर लाल वाला ज्यादा दिखाई देगा सर, ये देखिए और ज्यादा लाल आ गया सर, समझ रहे बात को? और सर पीले वाले तो नीचे ही कम हो गए, और अगर वो नीचे ही कम हो गए तो ऊपर भी कम दिखाई देंगे सर, ये इक्के दुक्के आपको पीले वाले भी दिखाई देंगे। अब क्या होगा सर? अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसको फिर से कंडेंस कर लिया, मैंने यहां से फिर से इन सारी वेपर्स को उठाया और इस बर्तन में जाके कंडेंस कर दिया। जब आप इसको इस बर्तन में जाके कंडेंस करेंगे तो क्या होगा सर? यहां लाल वाले बहुत सारे होंगे सर, पीले वाले कम है, तो जब आप इसको कंडेंस करेंगे तो यहां लाल वाले आपको फिर से बहुत ज्यादा दिखाई देंगे और जो पीले वाले हैं वो आपको इक्के दुक्के दिखाई देंगे। क्लियर है? अब क्या होगा सर? अब ये दोनों फिर से उड़ेंगे, और अब उड़ेगा तो कौन उड़ेगा सर? फिर से लाल वाले खूब सारे उड़ेंगे, क्योंकि अब तो लाल ही लाल दिखाई दे रहा है, और पीले वाले सर, पीले वाले थोड़े कम ही उड़ेंगे क्योंकि वो बहुत कम है, तो सर इक्के दुक्के आपको पीले वाले दिखाई देंगे। क्लियर है? इक्के दुक्के आपको पीले वाले दिखाई देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं सर? मैंने इसको फिर से कंडेंस कर लिया सर, यहां से इन सारी वेपर्स को उठाया और इस बर्तन में भर दिया। जब इन वेपर्स को इस बर्तन में भरूंगा तो क्या होगा सर? जब आप इन बर्तन में भरेंगे तो यहां फिर से लाल ही लाल दिखाई देगा सर, लाल ही लाल दिखाई देगा, इक्का दुक्का पीला दिखाई देगा। यानी अब जो वेपर इसकी बनेंगी उसमें कौन होगा सर? अब जो वेपर बनेंगी उसमें सिर्फ लाल ही लाल दिखाई देगा, और वेपर्स के अंदर पीला नेग्लिजिबल दिखाई देगा, यानी वेपर्स के अंदर आपको पीला नेग्लिजिबल दिखाई देगा। क्लियर है? अब तुम सोचो, अगर यह हरकत मैं बार बार करता रहूं तो क्या हो? अगर यह हरकत आप बार बार करते रहेंगे, मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? अगर यह हरकत आप बार बार करते रहेंगे तो क्या हो सर? जब यह हरकत आप बार बार करते रहेंगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा जो सिर्फ क्या मिलेगा, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये हरकत आप बार बार, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस सर, यही तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जो इस तरह से दो लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर समझने की कोशिश करिएगा सर, एक लिक्विड ए था, एक लिक्विड बी था सर, ए ज्यादा वॉलेटाइल था सर, तो जब ए ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो ऊपर ए ज्यादा दिखाई देगा, बी कम दिखाई देगा। आप इसकी वेपर्स को जमा देंगे, जमाने के बाद फिर से ए और बी उड़ेंगे, ए और ज्यादा दिखेगा, बी और कम दिखेगा, फिर आप उसको जमा देंगे और ए और ज्यादा दिखेगा, बी और कम दिखेगा। सर एक टाइम ऐसा आएगा कि 20-30 काम बार ये काम करने के बाद आपके पास एक ऐसा लिक्विड तैयार होगा जो कि ऑलमोस्ट प्योर ए होगा सर, दिस इज ऑलमोस्ट प्योर ए, एंड दिस प्रोसेस इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। अभी कहीं पर गणित इन्वॉल्व नहीं है, मैं इसके अंदर गणित इन्वॉल्व करूंगा जो जेईई एडवांस ने भी इन्वॉल्व कभी नहीं की।
ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन था, डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें दो लिक्विड्स को एक दूसरे से जुदा करना सिखाया गया है। जब दो लिक्विड्स को एक दूसरे से जुदा करना हो तो आप इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करें। आप उड़ाते जाएं, जमाते जाएं, उड़ाते जाएं, जमाते जाएं। यह सिस्टम उस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में एनरिच होता चला जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा, जो ज्यादा वॉलेटाइल है। पहले बर्तन से दूसरे में आए, दूसरे से तीसरे में आए, दिस इज योर फर्स्ट कंटेनर, दिस इज योर सेकंड कंटेनर, दिस इज योर थर्ड कंटेनर, सो ऑन। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको लाल रंग ज्यादा दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि nth कंपोजिशन, nth कंपोनेंट तक पहुंचते या nth कंटेनर तक पहुंचते पहुंचते आपका यह सिस्टम उस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा एनरिच हो चुका होगा, ज्यादा गाढ़ा हो चुका होगा, जो ज्यादा वॉलेटाइल था। एंड दिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस, एंड दिस इज स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहीं से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भी डिस्कशन कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, वो बाद में करूंगा, समझो। यानी मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि यार ये एक सिंपल थ्योरेटिकल डिस्कशन था सर, बहुत आसान सा डिस्कशन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सर। आप जो है आप वेपर बना रहे हैं और वेपर को कंडेंस कर रहे हैं, फिर आप वेपर बनाएंगे, फिर कंडेंस करेंगे, तो सर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपको लाल रंग का लिक्विड ज्यादा दिखाई देने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके बर्तन में सिर्फ लाल रंग का लिक्विड नजर आएगा। यानी पहले तो लाल और पीला दोनों मिले हुए थे, लेकिन क्योंकि लाल वाला ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जैसे जैसे आप ये काम बार बार करते जाएंगे, लास्ट में आपको लाल वाला ही लिक्विड दिखाई देगा। एंड दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन इसमें गणित कहीं नहीं। गणित क्या है सर इसमें? गणित यह है कि क्या तुम बता सकते हो कि अगर मैं तुम्हें इस वेपर का कॉम्पोजिशन या इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन बता दूं, तो क्या तुम बता सकते हो इस तीसरे बर्तन में ए और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा, इस पांचवें बर्तन में क्या होगा, इस आठवें बर्तन में क्या होगा? कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। इसको यूज करके इसकी वेपर का कॉम्पोजिशन निकालूंगा, इसकी वेपर के कॉम्पोजिशन को यहां पर ठंडा करके लिक्विड का कॉम्पोजिशन बना दूंगा, फिर उससे मैं नया वेपर का कॉम्पोजिशन निकालूंगा। सर एक्स ए एक्स बी की मदद से वाई ए वाई बी आएगा, उस वाई ए वाई बी से यहां एक्स ए एक्स बी बनेगा, इस एक्स ए एक्स बी से नया वाई ए वाई। सर ये तो मुसीबत हो जाएगी सर, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और एक खूबसूरत फॉर्मूला तुम्हारे सामने डिराइव कर दूंगा, और वो एक यूनिक फॉर्मूला होगा जो हमने डिराइव किया है तुम्हारे लिए। अगर जेई ने एडवांस लेवल पर कभी हमसे ये पूछना शुरू कर दिया कि तीसरे कंटेनर के हालात क्या होंगे, चौथे कंटेनर के हालात क्या होंगे, पांचवें कंटेनर के हालात क्या होंगे, तो मैं उन तीसरे चौथे पांचवें कंटेनर में भी ये बता सकता हूं कि पीले वाले लोग कितने हैं वेपर फेज में और लाल वाले लोग कितने। एंड दैट इज अ डेरिवेशन। तो हम जो कल की क्लास करेंगे, उस कल की क्लास में इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, लेकिन उससे ज्यादा दैट इज एडवांस। मतलब ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये डिस्कशन एडवांस हो गया, दिस इज एडवांस। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ठीक है सर, होगा एडवांस एडवांस, लेकिन कुछ नया नहीं है। लेकिन सीखा तब जा सकता है जब मेरे आज की सारी बातों को बच्चा रिवाइज कर लेगा। तो मेरा सजेशन यह है कि आज की सारी कहानी को एक बार तसल्ली से रिवाइज करना। जो दो तीन तरह के फॉर्मूले हैं वो उनमें वैल्यूज किसकी क्या है, व्हाट इज काई, what is chi b, what is ya, what is yb, what is pa नॉट वैल्यू, what is pb नॉट वैल्यू, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सब उन सारी बातों को अगर एक बार दोहरा लिया जाए, उसके बाद आगे के डिस्कशंस जो है वो समझे जा सकते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर भी जो डिस्कशन किया जा रहा है वो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और इस सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी आपने अल्टीमेटली दो लिक्विड्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने की, बस दो लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करने की कहानी सोची। और लेकिन ये आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिक्सचर, दोनों लिक्विड्स आपस में मिलकर एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। अगर यही सिस्टम एक नॉन आइडियल सिस्टम होता तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पैदा होते, जो हम अगली क्लास में या आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन सब लोग इन चीजों को एक बार रिवाइज करें, तसल्ली से रिवाइज करें। कुछ सवाल तुम्हें करने के लिए दूंगा, उन सवालों को भी प्रैक्टिस करें। हम अगली क्लास में इसी को लेके फर्दर और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो इतनी बात करते हैं। एक बार सब लोग रिवाइज कर लें, है ना? कुछ सवाल ऐसे हैं जो करने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन यार फिर वही बोलूंगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अब ये कोर टॉपिक है। अब हम उन लेवल पर आने वाले हैं जिस इस लेवल पर मेंस हर साल सवाल पूछता। अब जो टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कल की क्लास के अंदर, वो एडवांस डिस्कशन होगा, वो एडवांस लेवल का डिस्कशन होगा, जिसमें केस ऑफ इवेपोरेशन, केस ऑफ कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, ये एक यूनिक प्रोसेस होंगे जिसको डिस्कस किया जाएगा, बट दैट विल बी एन एडवांस डिस्कशन। तो वो एक एडवांस लेवल का डिस्कशन होगा जिस पर जेई ने मेंस लेवल पर तो सवाल नहीं पूछे। एडवांस लेवल पर जो डिस्कशन हुआ है वो बहुत छोटे लेवल पर हुआ है, जिसके बारे में हम बात करें।
ठीक है ना। तो इतनी बात करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो और कल की क्लास के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल जो है वो लेवल ही अलग होगा। बात समझ रहे हो? तो कल हम इस बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।